लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का पार्ट 1 पढ़ा था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस कवर कर ली थी। एग्जैक्ट क्वांटिटी में कितनी एप्लीकेशंस कवर की थी ये तो मुझे भी याद नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे पहला आयोनिक बॉन्ड है कि कोवैलेंट बॉन्ड है ये पता लगाना, अगर आप लोगों का पोलर है नॉन पोलर है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कलर ऑफ द कंपाउंड, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस किए थे। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक किया था उसमें मैंने तुमसे कहा था कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जांपल्स याद करके रखना। तो फिलहाल वैसे तो मुझे वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, बट उस टॉपिक से मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। मैं आप लोगों का एक दूसरे एप्लीकेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जब नोट्स बनाओगे तो जब एम्फोट्रिक और न्यूट्रल वाले नोट्स लाइन से बनाना, उसके बाद ये वाला आप अपनी एप्लीकेशन लिख देना। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वाली जो एप्लीकेशन है बहुत ही छोटी है, और जो एप्लीकेशन की मैंने तुम्हें हेडिंग दिलवाई थी वो एप्लीकेशन आपकी क्या थी, बहुत ही बड़ी थी, इस वजह से। तो पहले छोटी छोटी एप्लीकेशंस ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक ही बार में लंबी एप्लीकेशन में आएंगे। तो मेरे को नहीं पता एप्लीकेशन नंबर क्या है, जहाँ तक मेरा हिसाब से शायद 6th नंबर की एप्लीकेशन है। नंबर अपने हिसाब से तुम लोग नोट्स कॉपी में देख के डाल देना। तो अभी जो ये एप्लीकेशन है, ये इस एप्लीकेशन की हेडिंग हम लोग दे देते हैं, दैट विल बी नॉमेनक्लेचर। अभी देखो ये नॉमेनक्लेचर नामक बला क्या है। सबसे पहले हम लोगों को एक पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट ये है कि आप लोगों के पास एक नॉन मेटल है, ठीक है। मैं कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में बात कर रही हूँ। नॉन मेटल नंबर 1 प्लस आप लोगों के पास कोई एक दूसरा नॉन मेटल है, लेट्स से दैट नॉन मेटल बी 2। जब एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है तो उनके कॉम्बिनेशन की वजह से एक आप लोगों के पास कोवैलेंट कंपाउंड तैयार होता है। हाँ, बट इस नॉमेनक्लेचर की एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये कंपाउंड आप लोगों के पास बाइनरी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि 3 नॉन मेटल्स हैं, ऐसा नहीं कि 4 नॉन मेटल्स हैं, ये आप लोगों के पास कैसा होना चाहिए, बाइनरी कंपाउंड होना चाहिए। अब बाइनरी कंपाउंड्स जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किसको हम लोग उठा ले, तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले सकते हो H2O, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल। 2 टाइप ऑफ नॉन मेटल्स आर इन्वॉल्व, ए देयरफॉर इस टाइप के आपके जो कंपाउंड्स होंगे उनकी हम नॉमेनक्लेचर करना सीख रहे हैं। अभी इसमें तुम्हें डाउट आएगा कि इनमें नॉमेनक्लेचर करना क्या सीखना, H2O इज अ वाटर, बट याद रखो H2O वाटर है, NH3 अमोनिया है, ये उनके साइंटिफिक नेम नहीं है, ये उनके कॉमन नेम है। मतलब जो कई सालों से चलते आ रहे थे उन्हीं नामों की प्रथा को हमने आगे बढ़ाया और उन्हीं नामों को हम लोग अब यूज़ करते आते हैं। लेकिन कायदे से तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं MgO को मैग्नीशियम ऑक्साइड कहती हूँ, Al2O3 को मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहती हूँ, NH4Cl को अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, MgOH को होल ट्वाइस टू मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को कहते हैं, तो इन लोगों के भी कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रॉपर नेम होने चाहिए इन स्पाइट ऑफ कि उनका आपने कोई एक स्पेसिफिक नाम दे के रखा है, लाइक वाटर, लाइक अमोनिया। तो देखो इनके रूल क्या है। जब आप 2 नॉन मेटल्स को कंबाइन करोगे तो ऑब्वियसली कि आप लोगों के पास एक ऐसा नॉन मेटल होगा जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसके दूसरे वाले नॉन मेटल से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे पहला तुम क्या करना, दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को कंपेयर कर लेना, ठीक है। तो पहला जो रूल रहेगा वो रहेगा कि कंपेयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ 2 नॉन मेटल्स। आप लोगों के उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो 2 नॉन मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कंपेयर करोगे। जैसे अगर मैं ऊपर वाले ही इलस्ट्रेशन को पकड़ूं तो हाइड्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन, किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, 3.5 की उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और हाइड्रोजन की 2.1 के आसपास की। अच्छा, कंपैरिजन कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अब सबसे पहला रूल नंबर 2, जो आप लोगों का मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। आप लोगों के पास ऑब्वियसली एक कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, एक आप लोगों के पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा। तो जो आप लोगों के पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होगा उसका जो भी नाम हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे सामने लिख देते हैं, नेम ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज रिटन एट द एंड। मतलब सबसे अपन को कहाँ लिखना है, एकदम आखिरी में लिखना है, ठीक है, आखिरी में लिख देंगे। लेकिन आखिरी में लिखते वक्त हमको एक रूल याद रखना है, वो रूल ये कि उसके नाम की एंडिंग में हम लोग एक सफिक्स यूज़ करेंगे और सफिक्स रहेगा IDE। अभी सीख जाओगे कि क्या कह रही हो, पहले सुन लेते हैं प्रवचन। अच्छा, अब रूल नंबर 3 में आते हैं। रूल नंबर 3 किन के लिए हैं, जो आप लोगों के पास लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, जो भी आप लोगों के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, ऑब्वियसली उनका जो तुम नाम लिखोगे वो पहले लिखोगे। ठीक है, नेम ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिटन फर्स्ट, उनका पहले लिखा जाएगा। अच्छा, लेकिन उन लोगों का आप जब नाम लिखते हो तो क्या उन लोगों का नाम लिखते वक्त कोई यूज मतलब IDE CAL OH ऐसा कुछ भी मतलब सफिक्स यूज करना है क्या? नहीं, नो सफिक्स या नो प्रीफिक्स कुछ भी नहीं यूज करना। इनका नाम जैसा नॉर्मल होता है वैसे ही इनका नाम लिखा जाएगा। अब बस एग्जाम्पल सीख लो फटफट। तो जैसे एग्जाम्पल सीख लोगे एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसका काम कैसे करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के पास एक ICL है। अच्छा, अब ICL लिखो कि तुम इस चीज़ को CLI लिखो, दोनों सेम होता है बराबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो अभी लेकिन पेपर में ऐसा तो नहीं लिख सकते कि ICL और CLI में कोई अंतर ही नहीं है। एक लिखने का तरीका होता है, वो तरीका ये है, नियम के अकॉर्डिंग आपको हमेशा पहले जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका मतलब उसको पहले लिखना है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बाद में। तो बिटवीन आयोडीन एंड बिटवीन क्लोरीन, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये सही है। ठीक है, इसीलिए कभी भी हम ICL बोलेंगे ना तो CLI। अब जैसे कई बार डाउट आता है कि H2O हम बोलते हैं, तो H2O को OH2 क्यों नहीं बोलते? क्या OH2 कुछ अलग है क्या? कोई अलग नहीं है, वही नंबर ऑफ एटम्स है, वही ऑक्सीजन है, वही हाइड्रोजन है, लेकिन एक नियम कायदा होता है ना, रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो रूल्स सबके लिए सेम माने जाते हैं, तो इसीलिए रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले का बोलना है और उसके बाद फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का। ठीक है, अच्छा, तो ICL और CLI के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा आपका बेटर है? ICL बेटर है। ठीक है, और अच्छा, अब इसका नाम लिखोगे तो कैसे लिखोगे? जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका नाम पहले लिखोगे। तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? I, तो उसका नाम क्या होगा? जो नॉर्मल तरीके से लिखते हो वो रहेगा आयोडीन। और Cl का नाम क्या लिख दोगे? दैट विल बी, गैप छोड़ के हल्का सा, क्लोराइड। IDE वाला सफिक्स मुझे यूज़ करना है, बस खत्म हो गया। सिमिलरली अगर तुम्हें H2O का नाम लिखना होता, ठीक है, अगर H2O है और एक बोल रहा है OH2, तो क्या सही है? H2O सही है। क्यों सही है? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले को आपको पहले लिखना है। तो H2, ठीक है, H2O। अब इस चीज़ का नाम कैसे लिखोगे? तो इसमें क्योंकि दो हैं तो इसका नाम आ जाएगा डाई हाइड्रोजन, ये हो गया। अच्छा, O फॉर क्या होता है? वैसे तो वो ऑक्सीजन होता है, बट इसको हम लोग लिखेंगे डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हम लोग लिखते हैं, इस लिखे हुए पैटर्न में सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन होता है आपका NH3। NH3 में हम लोग जानते हैं कि NH3 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू H, बट फिर भी हम लोग कैसे लिखते हैं उस चीज़ को? NH3 वाले फॉर्मेट में लिखते हैं, क्योंकि कई सालों से उसी फॉर्मेट में लिखते आ रहे थे, तो इसीलिए हमने उसका ये सब नाम चेंज नहीं किया। तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर, उसकी दूसरी एप्लीकेशन। तो इस हिसाब से जो तुम लोगों को शीट शेयर की गई है, उस शेयर्ड शीट में एक अपनी हेडिंग ढूंढ लेना, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व कर लो। वो एग्जाम्पल नंबर 9 इसी टाइप के क्वेश्चन से डील करता है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गई हम लोगों की आज की नेक्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद कोई दूसरी एप्लीकेशन है क्या? हाँ, एक और एप्लीकेशन है। लेट्स इमेजिन, मैंने एप्लीकेशन नंबर 7 की हेडिंग दे दी। ये एप्लीकेशन है आप लोगों की बॉन्ड लेंथ। अब देखो, पहले तो बॉन्ड लेंथ का मतलब इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। अगर आपके पास दो एलिमेंट्स के एटम्स हैं, हो सकता है अगर वो आपके कोवैलेंट वाले एटम्स हैं तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। आयोनिक है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, बट एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपके पास किस टाइप का कंपाउंड क्रिएट हुआ है। बट दो एटम ये तो रहने वाले हैं, ऑब्वियस, नो डाउट, वो तो कहीं जाएंगे नहीं। तो हम लोगों ने कैसा पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, जब हम लोग बॉन्ड लेंथ और ये रेडियस के बारे में बात कर रहे थे, कि अगर आपके पास दो एटम है, ठीक है, ये लेट से दो एटम है, तो इन दोनों एटम के बीच का जो ये डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस सेंटर, ठीक है, उन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज आप लोगों का बॉन्ड लेंथ। बराबर, ये डिस्टेंस क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ कहलाता है। लेकिन अब तुम खुद सोचो, मान लेते हैं आपका उनमें से एक एटम, मान लो कि आप लोगों के पास इनमें से एक एटम बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेट अस अज्यूम दैट
कि ये आप लोगों का एटम नंबर ए है और ये आपका एटम नंबर बी है। ये एटम नंबर ए आप लोगों का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जो आप लोगों का ये एटम नंबर बी है ये आप लोगों का बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगर आपने कोई एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट किया है, जैसे याद करो सीशियम फ्लोराइड का कॉम्बिनेशन सेट कर लो, सीशियम लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस टाइप का अगर आपने कोई कॉम्बिनेशन सेट किया है कि सच दैट कि एटम के बीच में जो ये डेल्टा ई एन है, ये डेल्टा ई एन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डेल्टा ई एन की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये अब बात याद रखना कि डेल्टा ई एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो डेल्टा ई एन की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, आप लोगों की जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी, खुद सोच सकते हैं। ई एन के बढ़ने का मतलब क्या होता है, वो किसी दूसरे के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अच्छा, जिसकी वजह से उनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस घटेगा, और क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस घटेगा तो ऑब्वियसली कि बॉन्ड लेंथ भी घट जाएगी। ठीक है, अच्छा, आइडियली बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए, आइडियल बॉन्ड लेंथ कैसी होनी चाहिए, आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2, सॉरी आर ए प्लस आर बी, यही होना चाहिए दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला दिया गया है आपके शूमेकर एंड स्टीफनसन ने। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, क्या होगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना हमको याद रखना है कि हमारे पास ये फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मुझे बॉन्ड लेंथ यानी कि बी एल, ठीक है, अगर कैलकुलेट करना है, बॉन्ड लेंथ क्या है, दो एटम के बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर मुझे ए बी का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो दोनों एटम्स के बीच की दोनों एटम्स की जो रिस्पेक्टिव रेडियस है वो और माइनस 0.09 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डेल्टा ई एन। डेल्टा ई एन का मतलब क्या कि आपके पास, ठीक है, जो आप लोगों के पास दो एटम्स हैं, उन दो एटम्स की कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो बड़ी वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू माइनस छोटी वाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। मान लेते हैं किसी ने बड़ा छोटा नहीं देखा, सिर्फ माइनस ही उठा के कर दिया, तो भी हमको नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें डेल्टा ई एन का मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, मुझे डेल्टा ई एन का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। अब इसी सेम फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर तुम्हें बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना है, यानी कि ए और बी के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता करना है। अब तुम्हें ए की रेडियस नहीं पता, अब तुम तो जानते हो किसी भी एटम की रेडियस कैसे निकाली जाती है। पहले आप लोगों के पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैसे क्या होने चाहिए, दो सेम एटम्स होने चाहिए, बराबर। ठीक है, अच्छा, और उन दोनों सेम एटम्स के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे, यानी कि आपको आर ए अगर कैलकुलेट करना है तो आपके पास एक A2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। उस A2 मॉलिक्यूल में दोनों A2 मॉलिक्यूल के बीच का जो न्यूक्लियस है उसका डिस्टेंस निकाला, डिवाइड बाई 2 किया तो रेडियस ऑफ ए मिल गया। वैसे आपको रेडियस ऑफ बी कैलकुलेट करना है तो आपने दो मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल लिया B2, तो वो हो गया डिस्टेंस ऑफ B2 डिवाइड बाई 2, ये इस तरीके से माइनस 0.09, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो ये हम लोगों के पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा। तो ये हो गई हम लोगों की टोटल 7th नंबर की एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गई हम लोगों के पास 7 नंबर की एप्लीकेशन। अब इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के पास रहते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में तुम लोगों से ये पूछा जाता है, तुम्हारे पास जस्ट इमेजिन कि OF2 आप लोगों के पास लेट से है। ठीक है, OF2 को अगर तुम्हें इसका नॉमेनक्लेचर वाइज नाम लिखना हो तो तुम इसका नाम क्या लिखोगे, बिटवीन ऑक्सीजन एंड बिटवीन फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। ठीक है, तो देयरफॉर इसका अगर मुझे नाम लिखना होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। अच्छा, फ्लोरीन में 2 हैं तो इसीलिए वहाँ पे वर्ड मुझे यूज़ करना पड़ेगा डाई, और क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वहाँ पे यूज़ करूँगी मैं फ्लोराइड, ऑक्सीजन डाईफ्लोराइड। लेट्स इमेजिन आपके पास कोई दूसरी चीज़ है, दैट इज नोन एज Cl2, के पास जो आप लोगों के पास Cl2O है, Cl2O जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कम है, क्लोरीन, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन तुम चाहो तो ऑक्सीजन चाहो तो ऑक्साइड ले सकते हो, या फिर तुम उसको मोनो ऑक्साइड ले सकते हो।
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, तुम्हें क्या कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर करके निकालने के लिए। ठीक है, तो जो तुम्हारी शीट तुम्हें दी गई है, तो शीट में एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद कुछ टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स को अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, उन टॉपिक्स को अच्छे से क्या कर लेना, रीड कर लेना। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उन्हें अटेम्प्ट कर लेना। बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से क्वेश्चन है, फॉर्मूला रटा होना चाहिए, वैल्यू पुट करनी है और सिंपल भाषा में आप लोगों को आंसर निकालना है। अब मैं आखिरी एप्लीकेशन के बारे में बात करती हूँ, दैट विल बी योर एप्लीकेशन नंबर 8, जिसको सबसे लॉन्गेस्ट कहा जाता है, वो है आप लोगों का ऑक्साइड्स। वैसे तो और भी 2-3 टर्म्स के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे, इसी ऑक्साइड से रिलेटेड ही बातचीत होगी, लेकिन ठीक है आज 2-3 चीज़ों के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन सब कुछ आज की पूरी दुनिया ऑक्साइड से रिलेट करेंगे। तो देखो पहले हमें क्या क्या पॉइंट्स जमा करने हैं अपने छोटे से भेजे में, वो ये है, आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन होता है यानी कि O2, ये आप लोगों के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है। एलिमेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या करता है, लेट्स दैट एलिमेंट बी E और ऑक्सीजन मान लेते हैं उसके साथ कंबाइन हो गया। अब ज़रूरी जैसे सोडियम के साथ अगर मैं ऑक्सीजन को कंबाइन करूँ तो वो बनेगा Na2O, है ना, Na की स्टोइकियोमेट्री 2 है। अगर मैं इसी ऑक्सीजन को मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करूँ तो बनेगा MgO, मैग्नीशियम 1 है। इसी ऑक्सीजन को अगर मैं एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन करूँ तो बनेगा Al2O3, Al2 है और O3 है। तो क्या स्टोइकियोमेट्री रहने वाली है या फिर क्या उनका वो नीचे का सबस्क्रिप्ट में कौन से नंबर लेने वाले हैं, उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। कोई भी एक एटम का आप कॉम्बिनेशन करवा दो ऑक्सीजन के साथ, तो वो वहाँ से जो नया कंपाउंड बनेगा दैट विल बी नोन एज व्हाट, आप लोगों का ऑक्साइड। ठीक है, अभी जैसे अगर तुमने ऑक्साइड को मान लेते हैं किसी मेटल के साथ कंबाइन करवाया, जैसे कि तुम 10th स्टैंडर्ड में करवाते थे, तो जब आप ऑक्साइड्स को मेटल के साथ कंबाइन कराओगे तो वहाँ से आप लोगों के पास जो सब्सटेंस तैयार होगा दैट आर नोन एज मेटालिक ऑक्साइड्स। बराबर, वो लोग क्या कहलाते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स। बट जैसे तुमने ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन के साथ करा के वाटर फॉर्म किया, या कार्बन के साथ कंबाइन करा के कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइन करवाया, तो वो जो ऑक्साइड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन नॉन मेटल के साथ कंबाइन हुआ है उसे हम लोग कहते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। और कभी कभी यही ऑक्सीजन आप लोगों के मेटलॉइड्स के साथ भी कंबाइन होता है और इसको हम लोग कहते हैं मेटलॉइड ऑक्साइड्स। मतलब मेटलॉइड के वो कौन है, ऑक्साइड्स है। बराबर, तो 3 टाइप के ऑक्साइड्स रहते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ऑक्साइड्स कितने प्रकार के हैं। तो ये तो 3 मैंने उनके बेसिक क्लासिफिकेशन किया है, इस बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया है कि उन्होंने कंबाइन वो किसके साथ हुए, वो कंबाइन ऑक्सीजन के साथ हुए, ठीक है, कि वो कंबाइन किसी मेटल के साथ हुए, कि वो कंबाइन नॉन मेटल के साथ हुए। लेकिन किसी भी ऑक्साइड को और भी तरीकों से क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैं अगर और फर्दर क्लासिफिकेशन पे ऑक्साइड्स के बातचीत करूँ तो एक तरीका ऑक्साइड को क्लासीफाई करने का ये भी होता है उस ऑक्साइड का नेचर। बराबर, एक तरीका ये भी होता है उस ऑक्साइड का नेचर। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास जो पहला ऑक्साइड है दैट विल बी नोन एज एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जो पहला ऑक्साइड आज हमारे पास आएगा दैट विल बी एसिडिक ऑक्साइड्स। अगर एसिडिक ऑक्साइड्स एग्जिस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों के पास बेसिक ऑक्साइड्स भी होंगे। फिर आप लोगों के पास कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जिनको तुम बोलोगे एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, कि वो आप लोगों के एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। ये हो गया उसका तीसरा क्लासिफिकेशन। 2 मिनट, थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है। ये इसका ऑक्साइड वर्ड मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, उसके बाद एक आएगा आपके पास चौथा क्लासिफिकेशन दैट विल बी नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड। और एक आता है आपके पास 5वां क्लासिफिकेशन, वो रहता है एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड। ये हो गए आप लोगों के पास 5 प्रकार के ऑक्साइड। ठीक है, एक हो गया सबसे पहले एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल और एम्फोट्रिक, और दूसरा होता है एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड। अब एक एक करके पहले मतलब समझते हैं कि ऑक्साइड्स का मीनिंग क्या है। उसके बाद बहुत ही प्यारी सी मैं ट्रिक बताऊंगी, उस ट्रिक के साथ तुम काम करो, तुम पटाख से डिफाइन कर दोगे या पता लगा दोगे कि कौन सा ऑक्साइड एम्फोट्रिक है, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो देखो, जैसे लेट्स इमेजिन तुम्हारे पास कोई एक एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, पहले अपन हेडिंग डाल देते हैं एसिडिक ऑक्साइड।
एसिडिक ऑक्साइड्स को लेकर एक शॉर्ट सा प्रवचन पहले सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में मैं क्या जानती हूँ, जितना मेरा 10th स्टैंडर्ड का अनुभव है। क्यों मैं 10th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम भी अभी 10th का ही एग्जाम देकर आए हो, तो 10th के ही एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड्स तभी किसी चीज़ को, उसी ऑक्साइड्स को कहते हैं जिन ऑक्साइड्स में आप लोगों का नॉन मेटल और प्लस ऑक्सीजन है। यानी कि अगर नॉन मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कुछ बना रहा है, देन दैट बना हुआ कंपाउंड विल ऑलवेज गिव यू एसिडिक ऑक्साइड। यानी कि एसिडिक ऑक्साइड किसका कॉम्बिनेशन है, नॉन मेटल और ऑक्सीजन का। अब आपके पास एक एसिडिक ऑक्साइड बन गया, अब तुमने क्या किया, इस एसिडिक ऑक्साइड को उठाया। ठीक है, कोई भी एक एसिडिक ऑक्साइड ले लो, मैं करके दिखाती हूँ, लेकिन बाद में उस एसिडिक ऑक्साइड को तुमने वाटर में डाला। ठीक है, तो जब तुम वाटर में डालोगे तो वाटर में जाने के बाद क्या होगा, एक न्यू सोल्यूशन क्रिएट होगा। ठीक है, एक न्यू सोल्यूशन फॉर्म होगा। अब तुम क्या करो, इस न्यू सोल्यूशन का जरा पीएच करो। ठीक है, इस न्यू सोल्यूशन का क्या करो, आप जरा पीएच चेक करो। पीएच भी 10th में पढ़ा है क्या होता है। तो जब तुम इस न्यू सोल्यूशन का पीएच चेक करोगे, यू विल फाइंड दैट, ठीक है, यू विल फाउंड दैट, आप ये पाओगे कि इस न्यू सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो पीएच होता है आप लोगों का 7 से कम। इसीलिए नॉन मेटल और ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि जब उसको पानी में डिसॉल्व किया गया तो पानी में डिसॉल्व करने पे उसका पीएच क्या आ रहा है, 7 से कम आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और इसी एसिडिक ऑक्साइड की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, अब क्योंकि ये एक एसिडिक ऑक्साइड है, तो अगर तुम इस एसिडिक ऑक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराना चाहते हो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस एसिडिक ऑक्साइड में बेस डालना पड़ेगा। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिडिक ऑक्साइड, तो तुम उसको एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंटली बताना, ऐसे ऑक्साइड्स जो बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। और वो एसिडिक ऑक्साइड क्यों है, इसका भी मैंने जस्टिफिकेशन दे दिया कि पानी में डलने के बाद उनका जो नया नया सोल्यूशन बनता है, वो नया नया सोल्यूशन क्या होता है, आप लोगों का एसिडिक होता है नेचर में। हाँ, लेकिन अगर तुम बोलोगे कि इन्हीं एसिडिक ऑक्साइड्स को आप एक काम करो, रिएक्ट करवाओ, किसके साथ रिएक्ट करवाओ, एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ, तो एसिड और एसिड आपस में रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, ये एक बात याद रख लेना। अच्छा, अब जैसे इस पे अपन कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट्स इमेजिन आपके पास एक एसिडिक ऑक्साइड यानी कि नॉन मेटल का ऑक्साइड है CO2। इस CO2 को तुमने वाटर में डाला, तो 10th क्लास की जानकारी के हिसाब से CO2 और वाटर कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड। अब क्योंकि कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ है, तो ये क्या होगा, जो नया सोल्यूशन बना वो एसिड बना, और एसिड बना इसीलिए पीएच 7 से कम आनी है। अगर तुम्हारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को तुमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या होगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, H2SO3 बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, इसे कौन सा एसिड कहते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। अब SO3 को अगर मैंने H2O में डिसॉल्व किया, तो जो मेरे पास न्यू सोल्यूशन बनेगा वो होगा H2SO4, तुम तो जानते ही हो, सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि जो नया सोल्यूशन फॉर्म हो रहा है वो एक एसिड है, इसीलिए सारे नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं, उन नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स को हम लोग कौन से ऑक्साइड्स कहते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जांपल रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझ के रखो कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉन मेटल ऑक्साइड या व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एसिडिक ऑक्साइड। दोज ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विद बेस इज नोन एज एसिडिक ऑक्साइड। तो अब इसी चीज का आप लोगों के पास उल्टा भी एग्जिस्ट कर सकता है, बेसिक ऑक्साइड्स, है ना। जैसे मैंने ऊपर एसिडिक ऑक्साइड्स के बारे में बात की, वैसे यहाँ पे इसका उल्टा भी तो एग्जिस्ट कर सकता है। तो बेसिक ऑक्साइड्स कब बनते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स तब बनते हैं जब आप लोगों के पास मेटल होता है, मेटल से O2 रिएक्ट करता है, मेटल से O2 रिएक्ट करने के बाद एक न्यू कंपाउंड क्रिएट करता है, एंड दैट न्यू कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा, और अब जो ये नया कंपाउंड बनेगा, अगर इस नए कंपाउंड को तुमने उठाया और जाके वाटर में डाल दिया, तो वाटर में ये न्यू कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा, एक न्यू सोल्यूशन फॉर्म होगा। अब इस न्यू सोल्यूशन जो फॉर्म हुआ है, इसकी आप क्या करो, पीएच चेक करो, चेक पीएच।
तो जब तुमने इस नए वाले सोल्यूशन की पीएच को चेक किया तो तुमने ये पाया कि इसकी जो पीएच होती है वो पीएच कैसी होती है, ग्रेटर देन 7। क्योंकि इसकी पीएच आपकी ग्रेटर देन 7 आती है तो देयरफॉर इस प्रकार के ऑक्साइड्स को हम लोग कौन से ऑक्साइड्स कहते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। अब क्योंकि इनकी पीएच खुद 7 से बड़ी है तो ऐसे केस में जब आप इन बेसिक ऑक्साइड्स को ऐड करोगे, किसके साथ ऐड करोगे, किसी एसिड के साथ ऐड करोगे, तो वो वाली जो चीज़ है वो क्या बनेगा, आप लोगों का सॉल्ट प्लस वाटर। लेकिन अगर इसी बेसिक ऑक्साइड को तुम एक बेस के साथ ही रिएक्ट करवा देते हो तो बेस के साथ बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेसिक ऑक्साइड, एक ऐसे ऑक्साइड जो आप लोगों के रिएक्ट कर जाए एसिड्स के साथ बट नॉट विद अ बेस इज नोन एज बेसिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल ले लो, बेसिक ऑक्साइड कहाँ से आया, बेसिक ऑक्साइड मेटल से आया। तो कोई भी मेटल का ऑक्साइड ले लो, लेट्स से हमने लिया है MgO और इसमें अब तुम बोलोगे मैं वाटर डालूंगा तो वही 10th क्लास की इंफॉर्मेशन MgO और वाटर मिलके क्या बना लेगा, MgOH2। अगर तुम बोलोगे मैं एक सोडियम ऑक्साइड लूंगा और उसमें तुम अगर वाटर डालोगे तो वाटर में जाने के बाद वो क्या बना लेगा, NaOH। एंड वी नो दैट कि NaOH, MgOH2 ये सब बेस हैं। तो इन्होंने पानी में डिजोल्व होने के बाद एक बेसिक सोल्यूशन बनाया, इसीलिए इनके ऑक्साइड्स भी कैसे कहलाते हैं, बेसिक। अब आ जाते हैं हमारे तीसरे प्रकार के ऑक्साइड में। दैट तीसरा प्रकार का ऑक्साइड इज नोन एज आप लोगों का एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड का मतलब क्या है, अब कई लोगों को एक बहुत ही गंदे लेवल का मिसकंसेप्शन होता है। वो मिसकंसेप्शन उनका कुछ इस प्रकार से होता है, वो ये कि उनको लगता है कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड भी है और जो बेस भी हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो ऐसा नहीं होता। एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स उनको कहते हैं, लेट्स से आपके पास कोई एक ऑक्साइड है, आई एम नॉट एट ऑल कमेंटिंग कि वो मेटल का ऑक्साइड होगा, नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा कि मेटलॉइड का ऑक्साइड होगा, मुझे नहीं पता। बस एक ऑक्साइड है और उस ऑक्साइड बोल रही हूँ मैं, पता नहीं क्या बोल रही हूँ, ऑक्साइड है। उस ऑक्साइड में अगर आपने लेट्स इमेजिन कोई एसिड डाला तो अगर वो मेटल का ऑक्साइड होता तो वो एसिड से रिएक्ट कर जाता। ठीक है, मान लेते वो रिएक्ट कर गया तो हम बोलेंगे अरे वाह तो मेटल का ऑक्साइड है। लेकिन फिर तुमने ये देखा कि उसी ऑक्साइड में आपने बेस भी डाल दिया तो वो बेस के साथ भी रिएक्शन कर गया। तो इसका मतलब ये है कि क्या वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो हाँ ये नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा। एक स्टूडेंट बोल रहा है मेरी रिएक्शन के अकॉर्डिंग है मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए, एक स्टूडेंट बोल रहा है मेरी रिएक्शन के अकॉर्डिंग है नॉन मेटल का ऑक्साइड होना चाहिए। तो ये ऑक्साइड चाहे मेटल का हो, नॉन मेटल का हो या मेटलॉइड का हो, बट ये एक ऐसा ऑक्साइड है जो क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, आप लोगों के एसिड के साथ एज वेल एज आप लोगों के किसके साथ, बेस के साथ। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड एज वेल एज बेस इन दोनों के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। तो लास्ट क्लास में तो वैसे मैंने तुम्हें एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, तो कुछ एग्जाम्पल जो मैं तुम्हें ऑलरेडी एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स के शेयर कर चुकी हूँ वो एग्जाम्पल्स तुम्हें रट्टा मार के रेडी रखने हैं। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम भूल गए उन एग्जाम्पल्स को, वो एग्जाम्पल्स भूल जाना तुम एफर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, बट देयर आर वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ व्हाट आप लोगों के एम्फोट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी क्या है, बहुत ही कम है। इतनी कम है कि आप उसको आराम से रट सकते हो। तो जब उसको आराम से आप रट सकते हो तो उसको भूलने की तकलीफ बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, एकदम भी नहीं, मतलब एकदम भी नहीं। चलो अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो देखते हैं वो वाली चीज़ क्या है। हाँ सॉरी, मैं एग्जाम्पल्स बता रही थी। तो वैसे तो मैंने एग्जाम्पल तुम लोगों को रट्टा मारने के लिए बोला ही था, बट फिर भी एक बार चीज़ों को वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहला इसमें अगर कोई आता है आप लोगों की लिस्ट में तो वो आ जाता है आप लोगों के पास बेरिलियम ऑक्साइड। ठीक है, BeO, ये आप लोगों का एम्फोट्रिक है। आई नो कि बेरिलियम एक मेटल है, ग्रुप नंबर 2 में आता है, लेकिन ये एक एम्फोट्रिक ऑक्साइड बनाता है। सिमिलरली Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम भी आप लोगों का एक मेटल है, लेकिन जब यही एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। फिर आप लोगों के पास होता है टीन ऑक्साइड, SN मतलब टीन स्टैनम।
फिर आपके पास होता है SnO2, फिर उसके बाद होता है As2O3 आर्सेनिक, उसके बाद होता है Cr2O3 यानी कि क्रोमियम, Ga2O3, उसके बाद PbO और उसके बाद PbO2, फिर उसके बाद एंटीमनी भी ऑक्साइड में होता है Sb2O3, उसके बाद एक और होता है वो होता है आप लोगों का जिंक ऑक्साइड। तो ये मैंने तुम लोगों को लिस्ट दे दी है, किसके लिस्ट दे दी है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड के लिस्ट दे दी है। अब इसमें याद रखना चाहिए यहाँ पे टीन जो है एसएन की 2 वैलेंसी है, पहले वाले कंपाउंड में +2 और सेकेंड वाले कंपाउंड में +4। तो जो टीन है वो +2 और +4 दोनों के फॉर्मेट में रहता है, और जब यही टीन +2 और +4 दोनों के फॉर्मेट में है तो ये दोनों ही केसेस में क्या कहलाएगा, एम्फोट्रिक ऑक्साइड कहलाएगा। वैसे ही लेड में आ जाओ, पीबी में, तो पीबी भी आपका यहाँ पे क्या है, +2 है +4 है, तो +2 और +4 वाला जो लेड होगा वो एम्फोट्रिक होगा। ठीक है, वो क्या होगा आप लोगों का, एम्फोट्रिक होगा। अच्छा, उसके बाद आर्सेनिक की भी हो सकता है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हो, लेकिन आप लोगों को इसे भी याद रखना है कि उतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में से सिर्फ +3 वाला इकलौता आर्सेनिक होगा जो एम्फोट्रिक होगा। ठीक है, एसबी में भी सिर्फ एसबी वाला आप लोगों का एंटीमनी ऐसा होगा जो एम्फोट्रिक होगा। बाकी कोई और अगर आर्सेनिक या एंटीमनी के ग्रुप से निकल कर आते हैं, बस उनका ओ की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, एसबी की ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, तो उनको एम्फोट्रिक नहीं कहेंगे। ठीक है, उनको हम लोग बिल्कुल भी एम्फोट्रिक नहीं कहेंगे। फिर ये हो गया हम लोगों के पास तीसरा प्रकार। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे चौथे प्रकार पर। दैट चौथा प्रकार इज नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, इस चौथे प्रकार को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म न्यूट्रल ऑक्साइड? तो न्यूट्रल ऑक्साइड हम उन्हें कहते हैं कि जस्ट इमेजिन मेरे पास एक ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड में मैंने एसिड डाला, तो एसिड के डलने के बाद उस ऑक्साइड ने, अगर वो एक मेटल है तो रिएक्ट करना चाहिए था, हाँ करना चाहिए था, तो इसकी रिएक्शन नहीं हुई, तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं, मेटल के साथ एसिड के साथ रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करके दिखाते हैं। तो हमने सोचा कि चलो इसकी रिएक्शन बेस के साथ करो इस ऑक्साइड की। तो जब इसी बेस की रिएक्शन हम लोगों ने ऑक्साइड के साथ करवाने की कोशिश की, तो यहाँ पर भी नो रिएक्शन, यानी कि चाहे आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराओ या चाहे आप इसको बेस के साथ रिएक्ट कराओ, दोनों केसेस में ये कभी भी क्या नहीं करता है, आप लोगों का उनके साथ रिएक्ट नहीं करता है। चाहे एसिड के साथ रिएक्शन चल रही हो या चाहे रिएक्शन आप लोगों के बेस के साथ चल रही हो, ये कभी भी रिएक्ट नहीं करने वाला। और इसी प्रकार के ऑक्साइड्स को हम लोग न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो अभी जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स के कुछ एग्जांपल्स तुमको पता होने चाहिए। तो इनके बहुत ही फेमस एग्जांपल है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, NO is a neutral oxide, N2O is a neutral oxide, MnO2 is a neutral oxide। तो ये these are the few examples जहाँ से तुम्हें न्यूट्रल ऑक्साइड्स के बारे में पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं 5वें टॉपिक पे, जो आप लोगों ने कम सुना होगा। दैट 5वां टॉपिक इज नोन एज एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड्स? अब देखते हैं। तो मान लेते हैं आप लोगों के पास एक ऑक्साइड है, उस ऑक्साइड में आपने क्या किया, एसिड डाला। एसिड डालने का मतलब होता है आपने H+ प्रोवाइड किया। अगर उस ऑक्साइड ने उस H+ को क्या कर लिया है बताओ, एक्सेप्ट कर लिया है, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसी ऑक्साइड ने क्या कर दिया, अपने अंदर में से H+ क्या कर दिया, रिलीज भी कर दिया, तो ऐसा ऑक्साइड जो अपने अंदर से H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है और साथ ही साथ में जो H+ आयन्स को रिलीज आउट भी कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड। जैसे कि आप लोगों का HCl है, अगर उसको मैं वाटर के साथ डालूंगी तो वाटर क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O+। कैसे बनाएगा ये आप लोगों को नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, केमिकल बॉन्डिंग। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड। कौन होगा एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड? ये होगा। ऑब्वियसली HCl तो हो नहीं सकता ना, तो ऑक्सीजन ही नहीं है। लेकिन अगर इसी H2O को मैं अमोनिया के साथ अगर रिएक्ट करवा रही होती, तो अमोनिया के साथ रिएक्ट करने पर कभी भी ये अमोनिया को H+ नहीं देता, बल्कि ये अमोनिया से H+ ले लेता, एकदम ही बेकार है। तो जब अमोनिया से आप H+ ले लोगे तो अमोनिया क्या बन जाएगा, NH4+ और साथ में
OH निगेटिव, मतलब अपने पास से सॉरी H प्लस दे देगा, H2O अपने पास से H प्लस दे देगा। तो जब उसने अपने पास से H प्लस दे दिया तो वो चीज़ क्या बन गई आप लोगों का OH निगेटिव, और वो H प्लस कहाँ चला गया NH4 पॉजिटिव के पास चला गया। ठीक है, NH3 के पास जाके NH4 पॉजिटिव बना लिया। तो जब कोई एक ही स्पीशीज H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकती है और H प्लस रिलीज भी कर सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों की ऊपर वाली कैटेगरी यानी कि एम्फीप्रोटिक ऑक्साइड की कैटेगरी में हम उसको डालते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद नोट्स में आते हैं। नोट्स वाले पॉइंट्स थोड़ा ध्यान से देखोगे, यही वो पॉइंट्स है जहाँ से ये वाला जो पैराग्राफ है आप लोगों को समझेगा। 2 मिनट। नॉन मेटल्स, अब देखते हैं नॉन मेटल्स वाली चीज़ में। एक मिनट, नॉन मेटल्स नहीं लिखना है, नोट लिखना था, सॉरी। चलो नोट वाली चीज़ में आ जाते हैं। नोट वाली चीज़ में पॉइंट नंबर 1, आप लोगों के पास जो MO है, MO का मतलब मेटालिक ऑक्साइड। अब मेटालिक ऑक्साइड आपके 3 प्रकार के हो सकते हैं। मेटालिक ऑक्साइड आप लोगों का बेसिक भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा, एक्सेप्ट एम्फोप्रोटिक, ठीक है, वो बेसिक नहीं होंगे। अच्छा, उसके बाद वो खुद आप लोगों के एसिडिक भी हो सकते हैं, या फिर वो लोग आपके एम्फोप्रोटिक भी हो सकते हैं। तीनों केसेस पॉसिबल है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। अगर आपके पास कोई नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के मात्र 2 ही क्लासिफिकेशन होते हैं, या तो नॉन मेटल का ऑक्साइड नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा, या तो वो खुद कैसा होगा आप लोगों का न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो यानी कि क्या होगा, एसिडिक होगा, या तो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होगा, उसमें बेसिक की तो संभावना ही नहीं उठती है। पॉइंट नंबर 3, अगर आप लोगों के पास कोई मेटालॉइड है, ठीक है, अब मेटालॉइड में क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, मेटालॉइड में कोई संभावना नहीं है सिवाय इसके कि हाँ सारे के सारे मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, सिवाय किसके, जो अभी छोड़कर जाया है। कौन छोड़ के गया आप लोगों को, एम्फोटरिक ऑक्साइड। एम्फोटरिक को छोड़कर जितने भी बच्चे कुछ नॉन मेटालॉइड्स होंगे, एम्फोटरिक वालों को छोड़कर वो सभी के सभी कैसे होंगे आप लोगों के एसिडिक नेचर के रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसमें भी और प्रवचन कि मेटालिक ऑक्साइड में, ठीक है, बेसिक हम किसको कहेंगे और एसिडिक हम कब कहेंगे, बताओ। अगर मेटल है तुम्हें तो ऐसा ही लगेगा ना कि हाँ मैडम हमने 10th तक तो पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बट अभी आप बोल रहे हो कि मेटल ऑक्साइड बेसिक भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं, एम्फोटरिक भी हो सकते हैं, तो फिर क्या लॉजिक है। तो लॉजिक ये है कि आप लोगों के जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उन मेटल ऑक्साइड्स में 3 क्लासिफिकेशन किए गए, बेसिक, एसिडिक और एम्फोटरिक। तो जो एसिडिक होंगे, ठीक है, जो आप लोगों के ऑक्साइड्स एसिडिक होंगे, जो ऑक्साइड आप लोगों के बेसिक होंगे, उनमें क्या आप देख के पता लगाओगे कि तुम देखो एसिडिक हो, तुम देखो बेसिक हो। तो अगर किसी बेसिक ऑक्साइड आपके पास है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी एक मेटल का ऑक्साइड है तो आप वहाँ पे मेटल की ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करो। अगर आपने मेटल की ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करी तो जो मेटल जो वहाँ पे होगा उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू +1 आएगी, +2 आएगी, अगर +3 आएगी तो उसको बेसिक बोलने का। अगर मान लेते हैं उसी मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर उसी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों की +5 आ गई, +6 आ गई, +7 आ गई, तो वो एसिडिक कहलाएगा। सिंपल है। और बचा है कौन सा, एम्फोटरिक। एम्फोटरिक की तो लिस्ट तुम्हें याद करनी है, लिस्ट के बियॉन्ड कुछ आने नहीं वाला है, तो एम्फोटरिक तो रटी लो तो बेटर है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नॉन मेटल के ऑक्साइड में। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड 2 हो सकते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड या तो एसिडिक हो सकते हैं या तो न्यूट्रल हो सकते हैं। न्यूट्रल के एग्जाम्पल मैं तुम्हें लिख के दे चुकी हूँ, तो अगर न्यूट्रल है तो वैसे ही पता चल जाएगा, और अगर नॉन मेटल के ऑक्साइड है तो वहाँ पे वर्ड लिख कर आ जाएगा आगे नॉन मेटल, तो समझ जाना। अब बस अब एग्जाम्पल्स करते हैं और इस चीज़ को फिर हम लोग अभी आज के लिए ओवर करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एग्जाम्पल पे पहले हम लोग ग्रुप नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 में क्या कौन से एलिमेंट्स आते हैं, लिथियम आता है तो लिथियम का ऑक्साइड Li2O, सोडियम आता है Na2O, लिथियम सोडियम पोटाशियम यानी कि K2O, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटाशियम। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाएगा रुबीडियम Rb2O, ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा सीशियम CS2O, बराबर। ये मैंने कुछ ऑक्साइड्स ग्रुप 1 के लिख दिए। अब आपके पास में ग्रुप नंबर 2 में आती है। ग्रुप नंबर 2 की शुरुआत बेरिलियम से होती है BeO, उसके बाद मैग्नीशियम MgO, फिर कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, फिर स्ट्रोंशियम यानी कि SrO और बेरियम यानी कि BaO। फ्रांसीशियम या रेडियम सिर्फ इसीलिए नहीं लिया गया बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव। अब इसमें तुम्हें पहचानना है कि ये कौन से ऑक्साइड है। अब तुम्हें तो पता है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 S ब्लॉक के ग्रुप हैं,
और एस ब्लॉक में कौन होते हैं, एस ब्लॉक में मेटल्स होते हैं। तो ये सबरे के सबरे मेटालिक ऑक्साइड हैं। बट मेटालिक ऑक्साइड के फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, वो होते हैं 3। वो होते हैं बेसिक, एसिडिक, एम्फोट्रिक। तो सबसे पहले एम्फोट्रिक वालों को ढूंढो। तो जो हमने एम्फोट्रिक की लिस्ट लिखी है, उस एम्फोट्रिक की लिस्ट में सिर्फ इकलौता गद्दार इंसान है आप लोगों का BeO। ठीक है, वो गद्दार इंसान कौन है, BeO। BeO ये आप लोगों का एम्फोट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। और अब जितने भी बच गए, सोडियम, लिथियम, ठीक है, पोटेशियम, रुबीडियम वगैरह वगैरह, ये सब आप लोगों के कौन से होंगे, बेसिक। मुझे कैसे पता ये बेसिक है, मैंने इनको एसिडिक क्यों नहीं कहा, क्योंकि अभी अभी मैंने तुम लोगों से कहा था मेटल के ऑक्साइड्स में 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, बेसिक, एसिडिक, एम्फोट्रिक। एम्फोट्रिक तो आपको रटना पड़ेगा, रटे हुए टॉपिक के बेसिस पे डिसाइड करना होगा कि वो कौन है। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि बचे हुए ऑक्साइड बेसिक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है तो Mg की वैलेंसी डेफिनेटली +2 ही रही होगी, तभी तो MgO बना। अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है और आपने 2 लिथियम यूज़ किए, मतलब एक लिथियम की वैलेंसी कितनी रही होगी, +1। तो अगर किसी कंबाइनिंग एलिमेंट की वैलेंसी +1 +2 +3 निकल के आएगी तो वो मेटालिक ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, बस सिंपल है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। अब याद रखना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसीज होती है, जैसे कॉपर +1 +2, आयरन +2 +3, लेड +2 +4। तो ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। ये एस ब्लॉक के जैसे नहीं होते कि उनकी सिर्फ एक ही वैलेंसी फिक्स होती है। जैसे अभी तुम डी ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि जो क्रोमियम होता है वो आपका +7 तक की वैलेंसी शो करता है, +7 +6 +5 +4, है ना। मैंगनीज भी ऐसी ही हरकतें करता है। 1 मिनट, हाँ मैंगनीज भी देखो यही हरकतें करता है। तो आपको ऐसी बहुत सारी वेरिएबल वैलेंसीज दिखेगी। तो डी ब्लॉक वाला जो केस है, डी ब्लॉक में भी मैं आपसे पहली ट्रांजिशन सीरीज ले रही हूँ, उसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला होता है स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का आपने एक ऑक्साइड बना लिया Sc2O3। फिर आता है टिटेनियम। टिटेनियम में क्या हो सकता है, TiO, टिटेनियम TiO, या फिर TiO2, या फिर Ti2O3। ये तीनों ऑक्साइड इसके होते हैं, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम पे आते हैं, तो वेनेडियम के 2 ऑक्साइड होते हैं, V2O3, ठीक है, VO2 कॉमा डाल लेना अगर कहीं मैं भूल जाऊँ तो, VO2, उसके बाद V2O5, ये इसके 3 ऑक्साइड्स हो गए। फिर आता है क्रोमियम। क्रोमियम में आपका CrO हो सकता है, Cr2O3 हो सकता है, CrO3 हो सकता है, ठीक है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है, ये आ गया। आयरन में आ जाते हैं, तो आयरन का FeO हो सकता है, Fe2O3 हो सकता है, बराबर, ये वो 2 हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मैंगनीज पर, तो मैंगनीज का MnO हो गया। कुछ भी रैंडम जो याद आ रहा है मैं वो लिखती जा रही हूँ। MnO2 हो गया, Mn2O7 हो गया, ये तुम्हें कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कोबाल्ट पे। तो कोबाल्ट में क्या आ जाएगा, कोबाल्ट में COO हो सकता है, CO2O3 हो सकता है। निकल में आते हैं, तो निकल में आएगा Ni2O, निकल हो जाएगा। कॉपर में आ जाओ तो Cu2 हो सकता है कॉपर में, या फिर CuO भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद एक मिनट, हाँ सही है। और उसके बाद फिर जिंक में आ जाओगे तो जिंक में ZnO रहेगा। अब इसमें तुम्हें पहचानना है कि इन ऑक्साइड्स में से आपके कौन किसका है। अब देखो, तुम्हें पता है कि डी ब्लॉक में रहने वाले लोग मेटल्स होते हैं। अब अगर ये मेटल्स के ऑक्साइड है तो मेटल्स के ऑक्साइड के 3 क्लासिफिकेशन भी होते हैं। ये ऑक्साइड बेसिक भी हो सकते हैं, ये ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं, ये ऑक्साइड एम्फोट्रिक भी हो सकते हैं। सबसे पहले तो एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स को रूल आउट करो। कैसे रूल आउट करेंगे, उसके लिए आपको लिस्ट पता होनी चाहिए, बराबर। अच्छा, लिस्ट पता करने के लिए जैसे अभी मैंने कुछ एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स उनको लिखवा के दिए थे। उस एम्फोट्रिक ऑक्साइड में आप लोगों के पास क्या आया था, क्रोमियम के ऑक्साइड्स आए थे, हाँ आए थे। देखो मैं चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार लिस्ट। एम्फोट्रिक में क्या आया था, आपके क्रोमियम आया था क्या, हाँ देखो Cr2O3 को हम एम्फोट्रिक कहते हैं और ZnO को भी हम एम्फोट्रिक कहते हैं, ठीक है। Cr2O3 भी एम्फोट्रिक होता है और आप लोगों का क्या नाम है, ZnO भी एम्फोट्रिक होता है। तो यहाँ पे भी ये जो आप लोगों का ZnO है ये क्या हो गया, एम्फोट्रिक। माना कि ये आप लोगों का कौन है, मेटल का ऑक्साइड है, लेकिन ये दोनों के दोनों कौन हो गए, आप लोगों के एम्फोट्रिक। तो सबसे पहला काम जो मैंने यहाँ से कर लिया वो ये कर लिया कि सबसे पहले मैंने एम्फोट्रिक
और यहाँ से इसको भी मैंने एम्फोट्रिक फटाफट 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 क्या कर दिया, निकाल दिया। और भी मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में लिस्ट बताई थी कि और किन किन लोगों को हम लोग एम्फोट्रिक कहते हैं, ठीक है, वो भी बताया था। तो अगर वेनेडियम की वैलेंसी +5 होती है, अब एक काम करो, वैलेंसीज निकाल लो, ठीक है। तो अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, मैं एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखा रही हूँ, बाकी बहुत ईजी है, तुम अपने आप सीख जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर तुम्हें Sc2O3 में से Sc की वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, बेसिक उसकी डेफिनेशन, ये हम लोग रेडॉक्स करके आगे एक चैप्टर आएगा उसमें सीखेंगे। एक स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप अज्यूम कर लो कि वो X है, वैसे तो मेरे 10th और 9 में सिखाया ही क्या होगा, ये X है, तो ये 2 स्कैंडियम की कितनी हो जाएगी, 2X हो जाएगी। एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 होती है, ये तो पढ़ के आए ना हम लोग बचपन में। तो एक ऑक्सीजन की -2 होती है, तो 3 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -6, और इक्वल टू ओवरऑल सम कितना होगा, 0, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। अगर मॉलिक्यूल चार्ज होता तो क्या करते, वो भी सिखाती हूँ, बट फिलहाल अभी सारे न्यूट्रल हैं तो सारे उन्हीं के लिए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी कि आपके पास जो Sc2O3 है उसमें जो स्कैंडियम है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है। तो यहाँ पे स्कैंडियम की वैलेंसी मुझे पता चल गई, सो स्कैंडियम की वैलेंसी है +3। ऐसे करते करते मैं बाकियों की वैलेंसीज निकाल लेती हूँ। अब मुझको तो आदत है, तुम लोग अपना टुकुर टुकुर निकाल लेना। ये आएगा +2, यहाँ पे आएगी +4, ठीक है, और यहाँ पे आएगा अगेन +3। ये आ गई आप लोगों के पास वैलेंसीज। 2 मिनट, हाँ, ये आ गई आपके पास वैलेंसी। अब आ जाते हैं हम लोग वेनेडियम वाले के पास। V2O3 ये होगा +3, VO2 ये होगा +4, V2O5 यानी कि 2x = 10, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका +5। CRO इधर पे +2 होगी, ये तो वैसे भी M4 है, क्या मतलब, इसमें आ जाएगी +6, क्योंकि एक क्रोमियम की एक ऑक्सीजन की -2 होती है और 3 की कितनी हो जाएगी, 6। अच्छा, FeO यहाँ पे आएगा +2, Fe2O3 यहाँ पे आएगी +3, MnO +2, MnO2 +4, Mn2O7 यानी कि +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे +2 आ गया, 2 मिनट, यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे +3 आ जाएगा, यहाँ पे +2 आएगा और यहाँ पे +1 आएगा। निकल 2O में ये वाली चीज़ भी +1 आएगी। तो इस तरीके से मैंने सारी वैलेंसीज निकाल ली। 2 एम्फोट्रिक तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कौन 2 एम्फोट्रिक है, लेकिन जो तुम्हें मैंने कल लिस्ट लिखवाई थी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर वेनेडियम यानी कि V कभी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वेनेडियम क्या होता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वेनेडियम एम्फोट्रिक होता है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वेनेडियम क्या होता है आप लोगों का, एम्फोट्रिक होता है। तो अब इसमें से कौन एम्फोट्रिक है, ये V2O5, ये V2O5 एम्फोट्रिक है, बराबर V2O5 क्या है, एम्फोट्रिक है, बराबर V2O5 क्या है आप लोगों का, एम्फोट्रिक है। तो इस तरीके से मैंने पता लगा लिया कि V2O5 कौन है, एम्फोट्रिक है, बराबर, कोई तकलीफ, बस खत्म। अब जो बच गए, अब उन बचे हुए में क्या, अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, अगर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +2 +3 है तो वो बेसिक ऑक्साइड, और अगर मान लेते हैं वो 5 6 7 है तो फिर वो कौन से वाले ऑक्साइड्स हैं आप लोगों के, वो कौन से वाले ऑक्साइड्स हैं, वो फिर आप लोगों के 5 6 7 एम्फोट्रिक पहले हटा लेना, ठीक है। लिस्ट जो कल बना के दी थी उस लिस्ट के अकॉर्डिंग पहले एम्फोट्रिक हटा लेना, और एम्फोट्रिक हटा लेने के बाद फिर डिसाइड करने का कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। कैसे, ये ऊपर एक को लिखवा कर दिया है कि अगर मान लेते हैं वो आप लोगों के बेसिक है तो उनकी ऑक्सीडेशन से या तो +1 +2 +3 होगी, और अगर वो एसिडिक है तो +5 +6 और +7 होगी, ठीक है। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो लोग होते हैं वो एम्फोट्रिक होते हैं, ठीक है, यानी ये +4 जहाँ जहाँ है वो एम्फोट्रिक है। तो एम्फोट्रिक एक ये भी है, एम्फोट्रिक एक और आ जाएगा, ये देखो एक मिनट क्या हो गया, हाँ, ये जो आप लोगों का VO2 है ये भी आप लोगों का एम्फोट्रिक है, ये VO2 भी एम्फोट्रिक है। और ढूंढो +4 वाले का है MnO2, ठीक है, तो ये MnO2 भी आप लोगों का क्या हो गया, एम्फोट्रिक हो गया। अच्छा, और किधर है एम्फोट्रिक, +4 कहीं नहीं है। अब जो बच गए, अब कौन बच गए, ये देखो +1, ये कौन होगा, ये आप लोगों का बताओ +1 वाला कौन होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों की क्या आ रही हो, 1 2 3 तो बेसिक, तो ये लो आप क्या बेसिक, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। ऊपर के ये दोनों भी कौन होंगे, बेसिक होंगे, ये ऊपर के दोनों कौन होंगे, बेसिक होंगे, ये V2O3 भी कौन होगा, बेसिक होगा, ठीक है। लेकिन CrO3 देखो +6 आ गया, 5 6 7 एसिडिक होंगे,
ज़रूरी नहीं है कि मेटल है तो उसको बेसिक ही छोड़ना। 10th तक हम वही पढ़ते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि 10th तक आप कभी डी ब्लॉक पढ़ते ही नहीं हो। अब आप डी ब्लॉक पढ़ रहे हो ना, डी ब्लॉक में वेरिएबल वैलेंसीज है, राइट। ये जो ये दोनों है, ये दोनों चडी बडीज, ये कौन होंगे, ये भी आपके बेसिक होंगे, ठीक है। ये भी कौन होगा, ये भी बेसिक होगा। याद रखना +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोट्रिक होगी, +4 से कम वाले बेसिक होंगे और +4 से ज़्यादा वाले आप लोगों के एसिडिक होंगे। तो जब भी कोई आप लोगों को लिस्ट दी जाए कि आइडेंटिफाई करो इसमें से एम्फोट्रिक कौन है या आइडेंटिफाई करो इसमें से बेसिक कौन है, तो लिस्ट में सबसे पहले अपनी कल जो लिस्ट लिखाई गई थी एम्फोट्रिक की, उस लिस्ट के अनुसार सारे के सारे एम्फोट्रिक वालों को पहले हटा लिया करो। जब एम्फोट्रिक वाले हट जाएंगे तो जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया करो और ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे डिसाइड कर लिया करो कि वो लोग कौन है, ठीक है, वो लोग कौन है आप लोगों के। अब जैसे आपको पता होगा कि एक आपका कॉइनेज ग्रुप होता है। कॉइनेज ग्रुप मतलब कौन, याद करें, जिसमें आप लोगों का सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये वाला, तो वो छोड़ो, चलो कॉइनेज ग्रुप अलग से नहीं बोलती हूँ, 2 मिनट। यहाँ पे अपन एक और नोट डाल देते हैं, नोट्स कॉपी में इसे कंटिन्यू रखना। जैसे मान लेते तुम्हें बोल दिया जाए सिल्वर ऑक्साइड, Ag2O दे दिया। अब Ag2O कौन है, कैडमियम ऑक्साइड CdO कौन है, मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO कौन है, ठीक है। उसके बाद B2O3 ये कौन है, Al2O ये कौन है, ठीक है, GaO ये कौन है, Ga2O3 ये कौन है, नहीं पता, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, इंडियम In2O3 ये कौन है, फिर थैलियम Tl2O3 ये कौन है, ये पता लगाना है तुमको। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और भी ग्रुप नंबर 14 में आ जाते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन का SiO2 है, जर्मेनियम का GeO है, फिर यहाँ पे आप लोगों के पास क्या हो गया, GeO2 आ गया, SnO आ गया, ठीक है, SnO2 आ गया, एक मिनट, SnO2 आ गया, यहाँ पे PbO आ गया, और उसके बाद कौन आ गया, PbO4 आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे में आप क्या करोगे, सॉरी PbO4 तो होता ही है। तो सबसे पहले तो एम्फोट्रिक वालों को अलग कर लो। तो एम्फोट्रिक किस किस को है, हमने किस किस को एम्फोट्रिक पढ़ा था बताओ। तो हम लोगों ने एम्फोट्रिक पढ़ा था Al2O3 को। Al2O3 तो दुनिया का बहुत बड़ा वाला एम्फोट्रिक है। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 लगाना भूल गई हूँ, इसको यहाँ 3 कर लेना। और एक और को एम्फोट्रिक पढ़ा था, कौन था वो एम्फोट्रिक, गैलियम। गैलियम के दोनों ये लोग कौन होते हैं, एम्फोट्रिक होते हैं। और किसको एम्फोट्रिक पढ़ा था, पीबी में भी एम्फोट्रिक पढ़े थे हम लोगों ने, ठीक है, लिस्ट ऊपर लिखवाई थी। पीबी में भी एम्फोट्रिक था, पीबी में भी बताया था कि एम्फोट्रिक कौन है, ठीक है। तो पीबी में आ जाते हैं, पीबी में कौन एम्फोट्रिक है, तो जो PbO होता है और जो PbO2 होता है, ये दोनों के दोनों एम्फोट्रिक हैं। और ऊपर से टीन के भी ये दोनों के दोनों एम्फोट्रिक हैं। अब जो बच गए उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, ठीक है। तो अब कौन बच गया, B2O3। तो ऑक्सीजन को 6 और B को X, तो 2X क्या सी बन जाएगी इक्वेशन, 2X, एक मिनट, इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 2X - 6 = 0। तो यहाँ से बोरॉन की वैलेंसी आ गई +3, यहाँ पे इंडियम इसकी वैलेंसी आ गई +3, इसकी वैलेंसी आ गई +3, ठीक है, बराबर। अच्छा, तो ये सारे के सारे ये कौन हो गया, ये आप लोगों का कौन हो गया बताओ, ये हो गया बेसिक, ये भी हो गया बेसिक, ठीक है, ये भी हो गया बेसिक। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड अभी मैंने लिस्ट में लिखवाया था, ये न्यूट्रल होता है, तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल वाले तो हमेशा ही एसिडिक होंगे, नॉन मेटल वालों में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। सिलिकॉन नॉन मेटल है, तो सिलिकॉन में जब भी कोई नॉन मेटल वाला ऑक्साइड दिखे तो नॉन मेटल में 2 ही केस हो सकते हैं, या तो एसिडिक हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है। तो SiO2 न्यूट्रल तो ना है, क्योंकि न्यूट्रल की लिस्ट से मैंने लिखवाया नहीं है, तो ये कौन होगा फिर आप लोगों का, एसिडिक होगा, ठीक है। सिमिलरली GeO जर्मेनियम ऑक्साइड में आ जाते हैं, GeO2, ये जर्मेनियम क्या है, मेटल है, सॉरी नॉन मेटल में आ गए, तो ये भी आप लोगों के क्या हो गए, एसिडिक हो गए। बाकी तो तुम्हें पता ही है एम्फोट्रिक है। अच्छा, ऊपर सिल्वर ऑक्साइड, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये तीनों के तीनों बेसिक होते हैं, ठीक है। वैसे ही और ऑक्साइड्स में आ जाते हैं, और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स के कॉम्बिनेशन है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, मतलब ग्रुप नंबर 15 की बात करती हूँ, ठीक है, ग्रुप नंबर 15 में आते हैं। तो ग्रुप नंबर 15 में NO पॉसिबल है, N2O पॉसिबल है, N2O3 पॉसिबल है, O4 पॉसिबल है, NO2 पॉसिबल है, N2O5 पॉसिबल है। नाइट्रोजन के कितने ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन के नीचे आता है
फॉस्फोरस की बात कर लेते हैं। P4O6 पॉसिबल है, ठीक है। और क्या पॉसिबल है? P4O7 पॉसिबल है, P4O8 पॉसिबल है। P4O8 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, P4O9 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बनाना सीखेंगे। फिर आर्सेनिक पे आ जाओ। आर्सेनिक में AS2O3 पॉसिबल है, ठीक है। और क्या पॉसिबल है? AS2O5 पॉसिबल है। एंटीमनी में आ जाओ तो Sb2O3 पॉसिबल है, Sb2O5 पॉसिबल है। फिर उसके बाद नीचे बिस्मत में आ जाओ तो Bi2O3 पॉसिबल है और Bi2O5 पॉसिबल है। अब बताओ इसमें से कौन कौन है। तो पहले तो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, आर्सेनिक एक नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल वाले या तो न्यूट्रल होते हैं या तो एसिडिक होते हैं, बात खत्म। अभी जो मैंने तुम लोगों को न्यूट्रल की लिस्ट लिखवाई है, उस न्यूट्रल की लिस्ट के अनुसार NO कौन होना न्यूट्रल होता है, ठीक है। जो तुम लोगों को मैंने लिस्ट लिखवाई है उस लिस्ट के अनुसार NO और N2O ये दोनों के दोनों कौन होंगे? आप लोगों के न्यूट्रल होंगे। अब ये न्यूट्रल है तो नीचे के बचे हुए जो ये N2O3, N2O4, NO2, N2O5 है, ये कौन है? तो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल में या तो चीजें न्यूट्रल होंगी या तो चीजें एसिडिक होंगी। अब न्यूट्रल तो है नहीं, तो ये सारे के सारे कौन होंगे? आप लोगों के एसिडिक होंगे। वैसे ही जो P4O6 है, P4O7 है, P4O8 है, P4O9 है, P4O10 है, इनको कहीं पे भी मैंने न्यूट्रल की लिस्ट में नहीं रखा है। और फॉस्फोरस क्योंकि नॉन मेटल होता है तो फॉस्फोरस के सारे ऑक्साइड्स न्यूट्रल नहीं होते, सब के सब रे आपके एसिडिक होते हैं। आर्सेनिक के बाद दो ऑप्शन है, AS2O3 और एक है AS2O5। AS2O3 को मैंने एम्फोट्रिक की लिस्ट में डाला था, ठीक है। AS2O3 को मैंने एम्फोट्रिक की लिस्ट में डाला था, तो ये AS2O3 एम्फोट्रिक है। ऐसा मत सोचना कि एम्फोट्रिक से मेटल की कैटेगरी। सबसे पहले पेपर में पट 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 अगर कोई पूछा जाए तो सोच लो कि कहीं वो एम्फोट्रिक तो नहीं है, कहीं वो न्यूट्रल तो नहीं है। जब एम्फोट्रिक और न्यूट्रल वाली सिचुएशन को तुम रूल आउट कर दो फिर आगे बढ़ना। अब आर्सेनिक में सिर्फ +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ही आपकी एम्फोट्रिक होती है। बाकी अगर आर्सेनिक में तुम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो कॉम्बिनेशन क्योंकि नॉन मेटल होता है आर्सेनिक तो एसिडिक कहलाएगा, ठीक है। नॉन मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो न्यूट्रल है और अगर वो एम्फोट्रिक भी नहीं है तो बचा हुआ वो एसिडिक ही होगा। नॉन मेटल में बेसिक की कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब बचता है एंटीमनी। एंटीमनी भी पीछे लिखवा के दिया है कि ये भी एम्फोट्रिक होता है, Sb2O3 बराबर। लेकिन जब तुम Sb2O5 में आ जाओगे तो ये Sb2O5 तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये एसिडिक हो जाएगा। फिर आते हैं बिस्मत में। अब यहाँ पे आई सबसे बड़ी बात, जो आप लोगों का बिस्मत होता है, ठीक है, बिस्मत, ये बिस्मत में सबसे बड़ा एक्सेप्शन आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। बिस्मत में आपको एक सबसे बड़ा एक्सेप्शन याद रखना है। वो एक्सेप्शन ये है कि बिस्मत का जो Bi2O3 होता है, ठीक है, वो जो है आप लोगों का बिस्मत का Bi2O3 है, ये Bi2O3, ठीक है, वो आप लोगों का एक बेसिक होता है। वो क्या होता है? बेसिक। और B2O5 ये होता है एसिडिक। सोचो, यानी कि इससे क्या समझ में आया यार? तू तो न्यूट्रल भी नहीं था, तू तो एम्फोट्रिक भी नहीं था, तो तुझे क्या होना चाहिए था? इस चीज़ को क्या होना चाहिए था? ये वाली चीज़ आप लोगों की क्या होनी चाहिए थी? एक नॉन मेटल की तरीके से एसिडिक होनी चाहिए थी। बेसिक कहाँ से आ गया? और अगर बेसिक आ गया तो फिर ये एसिडिक क्यों आ गया? क्योंकि बिस्मत अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मेटल्स के जैसे भी शो करता है और नॉन मेटल्स के जैसे भी शो करता है, ठीक है। बिस्मत एक आप लोगों का मेटल है, ठीक है। जो आप लोगों का बिस्मत है, बिस्मत एक मेटल है। और अगर आप मेटल की बात कर रहे हो तो पहले से ही ऐसा तुक्का मत मार देना कि अरे 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 तुम तो करके बेसिक खींचोगे। उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। यहाँ पे जब तुम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2x - 6 = 0, देयरफॉर x बराबर 3। तो 1 2 3 वाले लोग बेसिक होते हैं। और अगर यहाँ इक्वेशन फॉर्म करोगे तो 2x - 10 = 0, x बराबर कितना? 5। और 5 6 7 वाले लोग क्या होते हैं? आप लोगों के एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का कैसा फ्लो चलता है बड़े मज़े से। तो हम लोग बिस्मत को भी कहीं गलती से नॉन मेटल ही ना समझ बैठे, इसीलिए पता होना चाहिए। अब आते हैं ग्रुप नंबर 16 पे, ठीक है। तुम्हें लग रहा होगा कि टाइम पास हम क्यों कर रहे हैं, बट ये टाइम पास नहीं है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होते तो हम लोगों की आदत होती है तुक्का मारने की।
चलो अपन ग्रुप नंबर 16 पे आते हैं। ग्रुप नंबर 16 में हम लोग ऑक्साइड बना रहे हैं। ग्रुप नंबर 16 की शुरुआती तो ऑक्सीजन के साथ ही होती है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ ही कंपाउंड बनाओगे तो O2 के अलावा और ओजोन के अलावा और कोई दूसरी चीज़ तो होगी नहीं। हमें बाइनरी कंपाउंड चाहिए, मतलब दो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो सल्फर के दो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, सिलीनियम उसके भी दो एग्जिस्ट करते हैं, SeO2 SeO3। उसके बाद टेलीरियम TeO2 और उसके बाद TeO3। ये आ गया हम लोगों के ग्रुप नंबर 16 में, ठीक है। ग्रुप नंबर 16 की कहानी मैंने लिख दी। अब ग्रुप नंबर 16 में आप बताना शुरू करो कि कौन क्या है, कैसा है। तो देखो, SO2 क्या न्यूट्रल की लिस्ट में आता है? कतई नहीं। SO2 और SO3 दोनों के दोनों ही न्यूट्रल की लिस्ट में नहीं आते। क्या ये दोनों एम्फोट्रिक की लिस्ट में आते हैं? नहीं आते। तो ना ये न्यूट्रल है ना ही ये एम्फोट्रिक है, लेकिन ये है नॉन मेटल। तो जब किसी नॉन मेटल में ना तो वो चीज़ न्यूट्रल होती है ना ही वो चीज़ एम्फोट्रिक होती है, तो वो चीज़ कौन होती है? एसिडिक होती है। बोथ ऑफ देम आर एसिडिक। सिमिलरली जो आपका सिलीनियम होता है, सिलीनियम की अगर मैं बात करूँ तो सिलीनियम टेलीरियम के कोई भी ऑक्साइड ना तो न्यूट्रल होते हैं ना तो आप लोगों के एम्फोट्रिक होते हैं, तो ये लोग भी एसिडिक में ही आएंगे। तो ग्रुप नंबर 16 में आपको एसिडिक ऑक्साइड्स मिलते हैं। ग्रुप नंबर 17 में आ जाते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 क्या कहानी बताता है? तो ग्रुप नंबर 17 अभी कई लोगों को डाउट आ सकता है, नहीं जान दो, जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तभी देखेंगे। ग्रुप नंबर 17 में Cl2O पॉसिबल है, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 में Cl2O पॉसिबल है, Br2O पॉसिबल है, I2O पॉसिबल है, Cl2O3 पॉसिबल है, ClO2 पॉसिबल है, Cl2O6 पॉसिबल है, Cl2O7 हो सकता है, I2O5 हो सकता है, ठीक है। Br3O8 पॉसिबल है। ये सब के सब एसिडिक होते हैं। पूरे ग्रुप नंबर 17 में आप जितने भी उनके मतलब ऑक्साइड्स बनाओगे, सबके सब आप लोगों के क्या होंगे? एसिडिक होंगे। उसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो एसिडिक ना हो। फिर ग्रुप नंबर 18, अब इसमें कई लोगों को दिक्कत आएगी। वो बोलेंगे कि हमने तो बचपन से पढ़ा है कि ग्रुप नंबर 18 तो नोबल एलिमेंट होता है, लेकिन अभी तो आप बोल रहे हो कि ग्रुप नंबर 18 में XeO3 होता है। तो हाँ, ठीक है, आप लोगों के जो ग्रुप नंबर 18 होते हैं, ग्रुप नंबर 18 में जो जो नीचे के लोग होते हैं, जेनॉन वगैरह, ठीक है, वो जेनॉन वगैरह क्या करते हैं? आप लोगों का कंपाउंड फॉर्म करते हैं। हाँ, ये लोग इनर्ट नहीं होते, ये लोग मतलब आपके कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं, ये कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 18 में भी आप लोगों को एसिडिक ही मिलेगा, क्योंकि आपके जो ग्रुप नंबर 18 होता है ये क्या होता है? नॉन मेटल होता है। ना तो ये न्यूट्रल में ना तो ये एम्फोट्रिक में। तो फिर बचा कौन? बचा ये कि आप लोगों का ये कंपाउंड्स भी एसिडिक होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारी एप्लीकेशंस ख़त्म कर ली। अभी उसमें कुछ ऑक्साइड्स के तुम लोगों को पैटर्न समझने हैं। अब वो पैटर्न देखो क्या है, उस पर मैं बातचीत कर लेती हूँ, अलग से वीडियो वगैरह बनाने की उसमें नीड नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है, डायरेक्ट हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन पार्ट हट गया, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो ये पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स ये हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। इस पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स में पॉइंट नंबर 1 जो हम लोग डील करने वाले हैं वो ये है कि जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो, तो लेफ़्ट टू राइट मूव करने पे मेटालिक कैरेक्टर जो होता है, ठीक है, जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो मेटालिक कैरेक्टर क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। और आप लोगों का जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज होने लगता है, समझ रहे हो। तो ऐसे केस में जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करोगे, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, सो देयरफॉर उनका जो बेसिक कैरेक्टर होता है, बेसिक कैरेक्टर भी डिक्रीज होने लगता है। और क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो देयरफॉर एसिडिक नेचर जो होता है वो भी कैसा होने लगता है? इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसके ऊपर का एक क्वेश्चन देख लो ताकि चीज़ें समझ में आ जाएं। लेट से तुम लोगों को दिया गया है रैंडमली Na2O दिया है, SO3 दिया है, Al2O3 दिया है, Cl2O7 दिया है, मतलब आपको मैंने कुछ ऑक्साइड्स दिए हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के। आई थिंक ये आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तुम्हें इन थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिक नेचर, कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो ऑक्साइड्स को उनके एसिडिक नेचर के हिसाब से जज करना है। तो क्योंकि ये एक ही पीरियड के हैं, तो याद रखना जो पीरियड में जितना राइट साइड में होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा।
तो अभी इनमें पीरियड में सबसे राइट में कौन आएगा, Cl2O7 आएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, Cl2O7। क्लोरीन से पहले किसकी एंट्री होगी, सल्फर की, तो कौन होगा, SO3। उनसे कम कौन होगा, P2O5। उससे कम कौन होगा, SiO2। और उससे कम कौन होगा, Al2O3। ये तो वैसे एम्फोट्रिक है। और उससे भी कम कौन होगा, MgO। और सबसे कम एसिडिक कौन होगा, आप लोगों का सोडियम ऑक्साइड। तो ये मैंने किसके बेसिस पे अरेंज किया, एसिडिक नेचर के बेसिस पे अरेंज किया। अगर किसी ने मुझसे बेसिक नेचर के बारे में पूछा होता तो मैं इसी ऑर्डर को मैं क्या कर देती, रिवर्स कर देती। ठीक है, इसी ऑर्डर को मैं क्या कर देती, रिवर्स कर देती। आप इसीलिए कोई एक कंटेंट याद रखो, आप क्या करो, कोई एक कंटेंट याद रखो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो आप लोगों की एसिडिक नेचर होता है ऑक्साइड्स का, ठीक है, वो एसिडिक नेचर ऑक्साइड्स का क्या होने लगता है, आपका इंक्रीज होने लगता है। तो अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है तो कोई पगला भी बता देगा कि डेफिनेटली बेसिक नेचर पे क्या हो रहा होगा, उसका रिवर्स वे में बिहेव कर रहा होगा। तो ये पढ़ लिया हमने पहला पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अब लॉजिकल है कि जब आप नीचे जाओगे यानी कि टॉप टू बॉटम आओगे तो जितना जितना आप नीचे जाते हो, नीचे जाने पे जो मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, जिसकी वजह से किसी भी ऑक्साइड का जो बेसिक नेचर है वो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। नीचे जाने पे जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। ठीक है, तो देयरफॉर जितना पीरियोडिक टेबल में नीचे की तरफ जाओगे एसिडिक नेचर भी उतना ज़्यादा घटेगा। तो एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स उठा लो। तुमको दे दिया है सीशियम का ऑक्साइड, तुमको दे दिया है पोटेशियम का ऑक्साइड, यू हैव बीन गिवन रुबीडियम ऑक्साइड, और उसके बाद ऐसे आपको कुछ ऑक्साइड्स दे दिया और तुमको बोला गया इनको इनके बेसिक नेचर के हिसाब से अरेंज करो। तो जिस इंसान को सिर्फ इतना भी पता है ना कि नीचे जाने पर बेसिक नेचर बढ़ता है, तो वो बोलेगा सबसे नीचे कौन पीरियोडिक टेबल के, सीशियम। तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर किसका होगा, सीशियम का। ठीक है, उससे कम बेसिक नेचर किसका होगा, रुबीडियम का। और सबसे लीस्ट बेसिक नेचर किसका होगा, आप लोगों के लिथियम का। ठीक है, ये इस तरीके से उनका ऑर्डर चलेगा। ये किसके बेसिस पे मैंने अरेंज किया, बेसिक नेचर के बेसिस पे। और अगर सबसे ज़्यादा बेसिक अगर सीशियम है तो सबसे ज़्यादा, जैसे कि अगर मैं इसको बोलूँगी ये आप लोगों का मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है, तो जो चीज़ मोस्ट बेसिक होगी ये तो कॉमन सेंस है कि वो सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। साइमल्टेनियसली तो चीज़ें एग्जिस्ट कर नहीं सकती ना कि कोई चीज़ मोस्ट बेसिक भी है और कोई चीज़ आप लोगों की मोस्ट एसिडिक भी है, राइट। अगर दिन है तो रात है, रात है तो दिन नहीं है, कोई एक चीज़ होगी। अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वो बहुत ही कम बेसिक रहेगा, अगर बहुत कम बेसिक है तो बहुत ज़्यादा एसिडिक रहेगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आप लोगों को रूल नंबर 3 में ये लिखाया गया है कि अगर आप लोगों के पास सेम एलिमेंट, इफ़ वी हैव सेम एलिमेंट, इफ़ सेम एलिमेंट इज फॉर्मिंग ऑक्साइड्स, ठीक है, आप लोगों का एक सेम एलिमेंट है, वो सेम एलिमेंट ऑक्साइड्स बना रहा है इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि जो डी ब्लॉक वाले लोग होते हैं, डी ब्लॉक वाले लोग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो ऐसे वाले अगर आपका एक ही एलिमेंट है लेकिन उसकी बस क्या चेंज हो रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तब आपकी जितनी ज़्यादा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि OS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एसिडिक नेचर के। बस खत्म, ये रूल याद रखना। ठीक है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर एक एग्जांपल। लेट्स इमेजिन यू हैव Mn2O7, यू हैव MnO2, यू हैव Mn2O3, ठीक है, यू हैव MnO3, नाउ यू कैन ऑल्सो हैव MnO। अब तुम्हें इन्हें अरेंज करना है किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। तो इनकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 2x - 14 = 0। देयरफॉर यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +7। यहाँ पे कितनी आएगी, +4। यहाँ पे कितनी आ जाएगी, +3। यहाँ पे कितनी आएगी, +6। यहाँ पे कितनी आएगी, +2। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतना ज़्यादा एसिडिक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक इनमें कौन होगा, खुद ही बता दो, Mn2O7 होगा। उससे कम कौन होगा, MnO3 होगा। उससे कम कौन होगा, MnO2 होगा। उससे कम Mn2O3 होगा। और सबसे कम कौन होगा, MnO। यानी कि ये जो महाशय है
ये Mn2O7 वाले महाशय ये आप लोगों के मोस्ट एसिडिक है। अब ये एसिडिक के बेसिस पे मैंने अरेंज किया, लेकिन अगर पेपर में मान लो बेसिक के बेसिस पे पूछा जाए, तो बेसिक के बेसिस पे अगर पूछा जाए तो पैनिक नहीं मारना, सिंपल क्या करना, तुम एसिडिक के बेसिस पे अरेंज करना और ऑर्डर उल्टा कर देना, क्योंकि जो मोस्ट बेसिक होगा वही चीज़ आपकी क्या रहेगी, लीस्ट बेसिक भी तो रहेगी। तो रूल एक ही याद रखते हैं और उस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और बाद में अगर कुछ और पूछ लिया जाए तो उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, उलट देते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना अच्छा भी लगेगा तुमको। जैसे आप लोगों के पास है, मान लेते हैं यू हैव ClO नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव। तो Cl कॉमन है, तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। Cl को मैंने X माना, ऑक्सीजन तो पता है -2 होता है, इक्वल टू इस बार 0 नहीं लिखोगे, इक्वल टू 0 तब लिखते हैं जब आपके कंपाउंड न्यूट्रल होता है। ठीक है, इक्वल टू 0 तब लिखते हैं जब कंपाउंड्स आपके न्यूट्रल होते हैं। मेरा कंपाउंड अभी न्यूट्रल तो है नहीं, तो मैं इक्वल टू 0 तो नहीं लिखूंगी, जो उसकी पावर है वो लिखेंगे, यानी कि इक्वल टू -1। तो यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1। यहाँ पे क्या होगा, x - 8 इक्वल टू -1, सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 7। यहाँ पे x - 6 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5। यहाँ पे x - 4 इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इनमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, ClO4 नेगेटिव। उससे कम एसिडिक कौन होगा, उससे कम एसिडिक कौन होगा ये ClO3 नेगेटिव, उससे कम ClO2 नेगेटिव, और सबसे कम ClO नेगेटिव, बराबर। अब इवन ये क्वेश्चन बल्कि ऐसा भी नहीं आता, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता, आपको 4 एसिड्स दे दिए जाते। ठीक है, अगर मैं इन्हीं ClO नेगेटिव के आगे H लगा दूँ तो ये एसिड बन जाएगा HClO। ठीक है, HClO ये आप लोगों का एसिड है। आपने 10th स्टैंडर्ड तक तो पढ़ा नहीं है, ठीक है, कि HClO कोई एक एसिड भी होता है, बट यस HClO आप लोगों का एक एसिड है जिसे HOCl भी कहते हैं। इसे कहते हैं हम लोग HOCl, इसका नाम होता है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, इसे कहा जाता है हाइपोक्लोरस एसिड। अगर ये जो ClO4 निगेटिव है, ठीक है, क्या नाम है आपके HClO4 अगर मैं बना दूं तो HClO4 ये भी एक एसिड है। ठीक है, इसके भी कौन है आप लोगों का, एक एसिड है, और इस HClO4 को हम लोग कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। ये सारे एसिड्स के नाम अब 11th स्टैंडर्ड में याद होने चाहिए, इसे कहते हैं पर क्लोरिक एसिड। वैसे ही अगर इसके आगे लगा दूं HClO3, तो ये जो आप लोगों का HClO3 रहेगा, इसको हम लोग कहेंगे क्लोरिक एसिड, ये रहेगा क्लोरिक एसिड। फिर उसके बाद अगर वहाँ पे अपन 2 वाले में कर दें तो ये हो जाएगा HClO2, इसे कहेंगे क्लोरस एसिड। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 क्वेश्चन दे दिए ऑप्शन में, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड, और पूछा जाएगा अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। पहली बत्ती यहाँ गुल हो जाएगी कि हे भगवान इन एसिड्स के नाम तो हमने कभी सुने ही नहीं। दूसरी बत्ती इसमें गुल हो जाएगी, नाम सुने भी हैं, फॉर्मूला याद नहीं है। तीसरी बत्ती ये गुल हो जाएगी, ऐसा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को पढ़ाने आया, ट्यूशन में तो पढ़ाया ही नहीं हमको, पढ़ाया सब है, सही जगह कंसेप्ट लगाना पड़ता है। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे नापेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से नापेंगे, क्योंकि सब में कॉमन है ना, Cl ऊपर से ऑक्साइड है। मैं तुम्हें HCl, HBr, HF, HI को कंपेयर करने को नहीं कह रही, पर प्रीवियस क्लास में मैंने HF, HCl, HBr और HI की भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके बताई है, लेकिन उस एसिड्स को हम इस रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ऑक्साइड्स ही नहीं थे। अगर किसी एसिड में ऑक्साइड होता है तो ऑक्साइड वाली चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं कि जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज़्यादा वो एसिडिक होगा। तो तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, तुम पट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे और जल्दी से बता दोगे करके कि ये इसका आंसर है। अब इसमें कई लोगों को डाउट होगा कि इस वाले टेक्निक से निकाली हुई ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये अलग होगी, इससे अलग होगी। कोई अलग नहीं होगी, रुको मैं निकाल के दिखा देती हूँ। हाइड्रोजन की वैलेंसी, मैं अभी रूल्स भी दिखा देती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में कि ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स क्या होते हैं ताकि तुम्हें पता हो। जैसे H के लिए +1 होता है,
Cl के लिए मुझे ढूंढना है तो +x, एक ऑक्सीजन है यानी कि -2 और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं यानी कि 0। सॉल्व करोगे लीनियर इक्वेशन को तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखो ऊपर भी तो वही आ रही थी बराबर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, h लगाओ या फिर माइनस की पावर लेकर सॉल्व करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से हम लोगों ने अब सारी एप्लीकेशंस ख़त्म कर चुके हैं आप लोगों के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले टॉपिक पर। अब हम लोगों की जो नेक्स्ट क्लास है, मैं प्रोबेबली इसी के बाद ही वाला वीडियो भी डालूंगी, क्योंकि 2 दिन से वाली चीज मेरी तरफ से गैप में आया है, तो तुम समझो कि अपन उसको बैकअप कर रहे हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो सीखेंगे वो सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। आपने 10th स्टैंडर्ड में वैलेंसी ये सारे वर्ड्स तो पढ़े ही हैं, है ना। अब हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ये पढ़ना है। और इवन अभी ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर मैं ज़्यादा प्रवचन भी नहीं दूंगी। रीज़न ये है प्रवचन नहीं देने का, बिकॉज आप लोगों को जब रेडॉक्स में पढ़ाऊंगी तो रेडॉक्स में तो ऑब्वियसली मुझको वाली चीज़ सिखानी ही है ना वापस से, तो वापस से क्यों सिखाऊंगी मैं, तभी के तभी मतलब अभी क्यों सिखाऊँ, वो तभी के तभी सिखा दूंगी। ठीक है, तो ये हमने एक हेडिंग पढ़ी थी पीरियोडिसिटी किसकी, ऑक्साइड्स की। अच्छा, अब एक टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स देख लेंगे। देखो क्या है वो रूल्स, वापस से ऑक्सीडेशन स्टेट में निकालना सिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ उतनी ही निकालना सिखा रही हूँ जितनी आप लोगों को नीड हो। पीरियोडिसिटी हमको पढ़नी है इन ऑक्सी एसिड्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑक्सी, ऑक्साइड्स मतलब उसके पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसके पास क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अब लेकिन व्हाट यू मीन बाय द टर्म ऑक्सी एसिड बताओ, तो अब इसका क्या करें बताइए, ऑक्सी एसिड्स के लिए मैं क्या करूं। तो इसमें भी वही रूल रहेगा, ठीक है, जो हम लोगों का पीछे था। एसिड ही है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर आप लोगों का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ क्वेश्चन देती हूँ, डायरेक्ट उन क्वेश्चन से ही हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल तुम्हें दिया है HNO3, तुम्हें दिया है H2CO3, तुम्हें दिया है H3BO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, बोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, 3 नाम दिए। तुम्हें इन्हें अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक ऑर्डर। नेक्स्ट तुमको दिया है H2SiO3, ठीक है, नेक्स्ट तुमको दिया है H2SO4, H3PO4, इनको भी तुम्हें अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट तुम्हें दे दिया है H3ASO4, HNO3 और H3PO4, ठीक है। उसके बाद यही वाला दे दिया मैंने HClO4, HIO और उसके बाद HBrO4। तो उससे ये पैनिक मत मार जाना कि ऑक्सी एसिड्स के लिए कोई अलग रूल लगता है, जो रूल ऊपर ऑक्साइड्स वाले एसिड्स के लिए लगा, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, वही सेम रूल हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन होगा, जिसमें ऑक्सीजन होगा और एक अदर एलिमेंट भी होगा। जैसे HCl है, उसको तुम ऑक्सी एसिड नहीं कह सकते क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन है, उसके पास अदर एलिमेंट है, लेकिन उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। समझ रहे हो? तो ऑक्सी एसिड्स मतलब दैट एसिड्स विच कंटेन आप लोगों का व्हाट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज वेल एज अनदर या एनी अदर टाइप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। जैसे नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सी एसिड, व्हाई, बिकॉज इट कंटेन नाइट्रोजन, इट कंटेन ऑक्सीजन, इट कंटेन्स हाइड्रोजन। तो जो रूल्स मैंने या तुमने ऊपर ऑक्साइड्स वाले एसिड्स के लिए पढ़े, वही सेम रूल यहाँ पे भी लगाना है। लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नीचे जाने पे एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो जब भी किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ लिखने को आए तो पहले ये डिसाइड करो कि उस एसिड का एलिमेंट पीरियड वाला है कि वो एलिमेंट ग्रुप वाला है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ बोरॉन है, ये तीनों कहाँ के, पीरियड वाले हैं। तो जितना राइट साइड जाओगे उतना अच्छा एसिड मिलेगा। तो सबसे बेटर एसिड कौन होगा, HNO3, उसके बाद कौन होगा H2CO3 और सबसे पुअरेस्ट कौन होगा, H3BO3। समझ रहे हो? वैसे ही यहाँ पे देखो, ये सिलिकॉन है, ये सल्फर है, ये फॉस्फोरस है, ये भी पीरियड वाले हैं,
तो सबसे एक्सट्रीम राइट में कौन होता है? एक्सट्रीम राइट में सल्फर होता है, तो इनमें सबसे अच्छा एसिड होगा H2SO4, उससे कम होगा H3PO4 और सबसे कम कौन होगा? H2SiO3। वैसे ही यहाँ आर्सेनिक है या नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, ये ग्रुप के लोग हैं, तो जितना आप डाउन द ग्रुप जाओगे एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो सबसे कम किसका होगा? जितना नीचे जाओगे उतना कम एसिडिक, तो सबसे कम किसका होगा? आर्सेनिक का। और सबसे ज़्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन वाले का, यानी कि HNO3 का, ठीक है। और बीच में रहेगा H3PO4। वैसे ही देखो ये Cl है, ये I है, ये Br है, अगेन ग्रुप के लोग हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा किसका रहेगा? HClO4 का। सबसे वर्स्ट किसका रहेगा? HiO का। और उसके बाद फिर कौन रहेगा? HbRO4 इनके बीच में आएगा, बस खत्म। ये इस तरीके से ऑक्सी एसिड्स की कुछ रिलेशनशिप थे, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को अपने छोटे से भेजे में आपको फिट करना है, ठीक है, छोटे से भेजे में। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैं कोई अलग से वीडियो नहीं बनाती हूँ, वो जब हम लोग रेडॉक्स पढ़ेंगे तभी तुम्हें अच्छे से बता दिया जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, क्या नहीं होती है। फिलहाल मुझे टेम्पररी बेसिस के लिए काम करना है, तो टेम्पररी बेसिस पर हम लोग कुछ बस जान लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स क्या हैं। रूल्स ये हैं, पहला रूल कि जब आप ऑक्सीजन की बात करोगे तो एक ऑक्सीजन को आपको -2 कंसिडर करना है। हाइड्रोजन की अगर बात करते हैं, अच्छा, जितने भी अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 के, उन्हें +1 मानकर चलोगे। अगर आप लोगों के पास अल्कलीन अर्थ मेटल्स आ गए, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ठीक कर लेना उसको, तो उन लोगों को तुम क्या कंसिडर करके चलोगे? +2 कंसिडर करके चलोगे। एल्यूमिनियम हमेशा +3 कंसिडर करके चला जाता है। जो आपका फ्लोरीन होता है वो -1 कंसिडर करके चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे OF2 है, तो OF2 में अब तुम्हें ये डाउट आएगा कि ऑक्सीजन की भी मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, फ्लोरीन की भी मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट पता है, तो आप वहाँ पे दोनों में फिर ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल ही क्यों रहा हूँ? तो याद रखना फ्लोरीन फिक्स है, तो यह वैसे तो ऑक्सीजन भी फिक्स है, लेकिन जो आपको उसमें से किसको एक्स लेना है? ऑक्सीजन को एक्स लेना है। क्यों ऑक्सीजन को एक्स लेना है? क्योंकि ऑक्सीजन अदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है, ये भी हम पढ़ेंगे। तो ऑक्सीजन को मैंने एक्स ले लिया, प्लस फ्लोरीन कितनी है? 2, एक फ्लोरीन पर -1, टोटल चार्ज 0, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन लिया गया है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2। वैसे ही ये कंपाउंड भी तो एक एग्जिस्ट कर सकता है, O2F2। तो अब अगेन मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन को x ले लिया, 2 ऑक्सीजन है तो ये 2x हो गया, 2 फ्लोरीन है और 1 फ्लोरीन पे -1 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 1। कि यहाँ पे जो O2F2 में जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? आप लोगों की +1 है। सो देयरफॉर जब आपके पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन ये दोनों ऑप्शन अगर अवेलेबल हो तो किसको अपनी वेरिएबल वैलेंसी मानोगे? या अपने ऑक्सीजन को अपनी वेरिएबल वैलेंसी के तौर पे आप कंसिडर करोगे, ठीक है, समझ रहे हो? अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट रूल में आते हैं, जो हम लोगों का हाइड्रोजन होता है। कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को, एक मिनट, हाँ, अगर आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को आपने कभी किसी मेटल के साथ अगर कनेक्ट किया तो आप हाइड्रोजन को अलग तरीके से ट्रीट करोगे। अगर हाइड्रोजन को तुमने नॉन मेटल के साथ लगाया है तो उसको अलग तरीके से ट्रीट करोगे, समझ रहे हो? अगर तुमने हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ लगाया है तो उसको +1 मानोगे और मेटल के साथ लगाया है तो -1 मानोगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल में इमेजिन दैट यू हैव NH3, तो अब मुझे नाइट्रोजन की कैलकुलेट करनी है, सो आई कंसिडर नाइट्रोजन एज x। हाइड्रोजन को क्या लूंगी? +3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन की 1 = 0, सो यहाँ से नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी आई, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? -3। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ये रेडॉक्स वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं लिथियम हाइड्राइड है मेरे पास, LiH, तो H अभी किसके साथ कनेक्टेड है? मेटल के साथ। तो जब यही H किसी मेटल के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो उसी H को हम लोग क्या ले लेंगे? -1। सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ये इसे, ठीक है। तो हाइड्रोजन को +1 लेना है कि हाइड्रोजन को -1 लेना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वाला टॉपिक ये है कि आप लोगों के पास याद रखेंगे कि जो क्या नाम है, एलिमेंट होते हैं, एलिमेंटल स्टेट होती है। जैसे अगर मैं पूछूंगी कि आपका आयरन किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो आप उसमें जवाब दोगे Fe की स्टेट में। मैं अगर पूछूंगी कि आपका ऑक्सीजन नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो तुम जवाब दोगे कि वो एग्जिस्ट करता है O2 वाली स्टेट में। अगर मैं पूछूंगी कि आप लोगों का जो क्या नाम है, नाइट्रोजन है, वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो N के फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता नहीं है, वो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब कोई एलिमेंट अपने एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब नेचर में जिस तरीके से वो अकर करता है, अगर उस फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके उस फॉर्म को हम कभी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी लेंगे हम लोग, वहाँ पे 0 लेंगे। जैसे कि अगर कोई तुमसे पूछे कि सोडियम नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो सोडियम नेचर में Na के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर अकेला Na आपको दिया गया, अकेला Na, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट NaCl, वो तो एक कंपाउंड बन गया, आई एम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट Na, तो Na को आप फिर बोलोगे कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। सिमिलरली O तो होता ही नहीं है, O तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, O2 एग्जिस्ट करता है, तो O2 की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, O2 की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 0। वैसे ही फॉस्फोरस P एग्जिस्ट नहीं करता, P2 एग्जिस्ट नहीं करता, P3 एग्जिस्ट नहीं करता, P4 एग्जिस्ट करता है, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। सिमिलरली सल्फर में एसिड के फॉर्म में 0। वैसे ये चीज़ को हम रेडॉक्स में और डिटेल में बताऊंगी, थर्मोडाइनमिक्स में भी बताऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है, एकदम ही ज़्यादा काफ़ी है। 1 या 2 एग्जाम्पल मैं करके दिखा देती हूँ, बाकी तो तुम खुद ही निकाल लोगे। जैसे Fe2O3 है, मुझे इसमें Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, तो मैं कैसे पता करूँगी, एक Fe को X मान लो, तो 2 Fe यानी कि 2X, बीच में प्लस का साइन, एक ऑक्सीजन -2, तो 3 ऑक्सीजन -6 इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3। मैं बच्चों के जैसे कैलकुलेशंस करके नहीं दे रही हूँ, हाँ, बट इतनी अक्ल मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम लोगों के अंदर है, जिसकी वजह से तुम ये सारे कैलकुलेशंस कर सकते हो। लाइक आपको कल को ऑक्सीडेशन स्टेट K2Cr2O7, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की कैलकुलेट करने को बोली गई। एक पोटेशियम की +1 तो 2 पोटेशियम की +2, एक क्रोमियम की X तो 2 क्रोमियम की +2X, एक ऑक्सीजन की -2 तो 7 ऑक्सीजन की -14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से X की वैल्यू यहाँ से देयरफॉर कितनी निकल के आ गई, सॉल्व कर लो, आ जाएगी 6। ठीक है, ये ऐसे, ये हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर बातचीत थी। अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा आ गया CO3 2 नेगेटिव, और तुम्हें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो कार्बन को क्या मान लेते हैं, X, एक ऑक्सीजन की -2 तो 3 ऑक्सीजन की -6, लेकिन इस बार इक्वल टू में 0 नहीं रखोगे, इक्वल टू में जो भी पावर लिखी है उस पावर का विथ साइन वहां पे वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ से कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आ गई, 4। ठीक है, ये इस तरीके से। अगर वो एक कंपाउंड न्यूट्रल है तो अच्छी बात है, बट अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो आप वहां पर जो भी उसकी पावर है, -2 है तो -2 लिखना, +2 है तो +2 लिखना, विथ साइन उसको लिखोगे। ठीक है, बराबर। अच्छा, अब उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके कुछ रूल्स और बातचीत कर लेते हैं। जैसे आप लोगों का P ब्लॉक होता है, P ब्लॉक में आपके पास बोरॉन होता है। अब हमने 10 तक कैसे पढ़ा है कि बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3, बट बोरॉन की +1 भी हो सकती है, बोरॉन +3 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बोरॉन का जो साथीदार है एल्यूमिनियम, वो ऑलवेज +3 होगा, उसको लेके कभी डाउट मत करना। ग्रुप नंबर 14 में आते हैं कार्बन। कार्बन आपकी 3 प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, -4 भी दिखा सकता है, 0 भी दिखा सकता है, और 4 भी दिखा सकता है, मतलब +4। उसके बाद उसी का पार्टनर नीचे में सिलिकॉन। सिलिकॉन को अगर तुम पूछोगे तो बाबा सिलिकॉन जो है वो आप लोगों को 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, या तो सिलिकॉन में -4 पॉसिबल होगा, या तो सिलिकॉन में +4 पॉसिबल होगा। कार्बन के जैसे 0 वाले फॉर्म में सिलिकॉन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आ गया गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये जो 3 लोग हैं, ये तीनों के तीनों लोग आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकते हैं और +3 भी दिखा सकते हैं। ठीक है, फिर आ गया जर्मेनियम, आपका टीन, और आ गया आपका लेड।
ये जो दो लोग हैं ये आपकी क्या 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 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, +2 दिखाएंगे और आप लोगों को +4 दिखाएंगे। याद करो लेड का Pb2+, Pb4+, Sn2+, Sn4+ होता है, तो वो ये भी दिखा सकते हैं। ठीक है, अगेन इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तुम्हें बोला गया है Mg3b2, तो इसमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है? बी की निकालनी है। क्यों बी की निकालनी है? क्योंकि बी की ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों हो सकती है, +1 +3, मुझे क्या पता कौन सी है। मैग्नीशियम तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, उसकी तो फिक्स रहेगी। एक मैग्नीशियम +2 का होता है, तो 3 मैग्नीशियम +6 के होंगे, फिर बीच में प्लस का साइन। एक बोरॉन को x माना तो 2 बोरॉन को 2x मानेंगे =0। तो यहाँ पे x की वैलेंसी मैं कैलकुलेट करने गई और x की वैलेंसी मेरे पास कितनी आई? -3 आई। ठीक है, इस तरीके से आ गई, बस खत्म हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और तो इस तरीके से जब तुम आगे और टॉपिक्स पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग का, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये इतनी वेरिएबल वैलेंसीज ये आखिर क्यों शो कर रहे हैं। जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में वैलेंसीज -3 से लेके +5 तक की होती हैं। फॉस्फोरस जो होता है उसमें वैलेंसीज भी -3 से लेके +5 तक की होती हैं। ठीक है, याद रखना। जो आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, जो उसमें बिस्मत होते हैं, उसके चडी बडीज, इनके अंदर में जो वैलेंसीज होती हैं ये -3 होती हैं, +3 भी होती हैं और +5 भी होती हैं। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमको कैसा याद रखनी पड़ती हैं। ठीक है, वैसे ही इसी के पार्टनर में जो सल्फर होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर 6 तक जाएगी। ठीक है, ये उसका नियम है। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में मिलेंगी जैसे ही चैप्टर तुम आगे पढ़ोगे। अब जैसे आपने 10 तक पढ़ा है कि हेलोजेंस की वैलेंसी -1 होती है, तो जो फ्लोरीन होता है उसकी वैलेंसी आई डू एग्री की -1 होती है। ठीक है, लेकिन जो आपके क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इन लोगों की जो वैलेंसीज है -1 से लेकर +7 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये सारा फंडा है आप लोगों के वैलेंसीज को लेकर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को ये ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। फिलहाल ऑक्सीडेशन स्टेट का आपके इस टॉपिक से कोई वास्ता नहीं है, तो देयरफॉर इसीलिए इस पे मैं ज़्यादा दिमाग अभी तुम्हारा खर्च भी नहीं करवा रही हूँ कि ये रटो ये रटो। आपको आगे डी ब्लॉक में तो पढ़ना ही है। डी ब्लॉक का जो हर एलिमेंट होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ मैंगनीज की, तो मैंगनीज जो होता है +2 से लेके +7 तक की वैलेंसी शो करता है। जो स्कैंडियम होता है वो मात्र एक ही वैलेंसी शो करता है +2। तो ये पूरी सीरीज कौन से लोग कितनी कितनी वैलेंसीज याद करते हैं, मतलब शो करते हैं, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी हम लोगों के 11th के टॉपिक में इस वैलेंसी का सिर्फ इतना ही काम था, इसीलिए तुम्हें सिर्फ इतना ही बताया जा रहा है। इससे ज़्यादा तुमको और कुछ भी जानकारी नहीं दी गई, बराबर है। इसके आगे मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, ये वाली चीज़ जब तुम लोगों के पास आएगी तब मैं तुम लोगों को फिर बता दूंगी DNF ब्लॉक में। अभी नहीं है तो अभी जब है ही नहीं तो उसके फालतू के उसमें पढ़ के जानने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी चीज़ें अभी के लिए रोकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का ऑलमोस्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब एक आखिरी टॉपिक पहले तो पढ़ना है, देख लेते हो टॉपिक क्या है। आपको पहले ये अभी तक जितना भी पढ़ा ये हमने कोवैलेंट बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पढ़ा। ठीक है, वैसे तो ये जो चैप्टर है कोवैलेंट बॉन्ड तक की पढ़ाई करवा के ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन आयोनिक बॉन्ड को भी इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। अब आयोनिक बॉन्ड को जब इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा तो तुम लोगों को उस टॉपिक के अंतर्गत एक वर्ड सीखना होगा, लैटिस एनर्जी। ठीक है, जैसे अभी तुमने इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ये सब क्या क्या तो सीखा ना, वैसे अभी यहाँ पे एक और टॉपिक सीखोगे, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और उसके बाद कुछ लॉ सीखोगे, हेस लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग। मतलब अभी इनडायरेक्टली 2 दिन तक प्रवचन चलने वाले, खतरनाक। ठीक है, ये 2 दिन के प्रवचन जब खत्म होते हैं, वैसे तो एक ही दिन में खत्म करेंगे इसको सब आपस में क्योंकि इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद आएगा आप लोगों के पास फजांस रूल। फजांस रूल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एप्लीकेशंस, एंड योर चैप्टर इज ओवर। ठीक है, अगर 2 दिन का मेरे से गैप नहीं आता तो कल ये शायद चैप्टर ओवर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा वो क्या रहेगा, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी और उसके बाद फजांस रूल। लगे तो फजांस रूल पहले पढ़ेंगे और लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी बाद पढ़ेंगे पहले। तो इस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड वाला टॉपिक खत्म हुआ। आयोनिक कोऑर्डिनेट मैंने पढ़ा के
चैप्टर है तो वहीं जानेंगे कोऑर्डिनेटिंग। मेटालिक बॉन्ड हमारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना तुम जान लो कि मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है। आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैर्नल कहा जाता है। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निगेटिव माना जाता है और जो अंदर के बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें पूरा एक पॉजिटिव चार्ज कैसे कंसिडर किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसी कुछ रहता है। मेटल कैटायंस आर डीलोकलाइज इन अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट अभी और भी बहुत सारा है लेकिन उतना नहीं बताया जा रहा है जितना अभी तुम्हें 11th में करेंटली नीड है, सिर्फ उतना ही। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे जाएंगे वैसे वैसे तुम्हें जानकारी हो जाएगी। अच्छा, और जो लास्ट टाइम मैंने पीडीएफ दी थी क्वेश्चंस करने के लिए, कहाँ गई ये एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट 1 में, ठीक है। आई थिंक इसमें नहीं है, उससे पहले दिया होगा वो तो शायद मैंने डिलीट भी कर दिया। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पार्ट 1 ये रही आपकी वो पीडीएफ, ठीक है। कहाँ गई, ये रही। इस पीडीएफ के आंसर की मैं अभी शेयर करती हूँ, ठीक है। इसके आंसर की रुको मैं अभी शेयर कर देती हूँ तो बाद में फिर मैं भी भूल जाऊंगी। उस आंसर की के बेसिस पे डिसाइड कर लेना कि तुम्हारा कितना कितना सही हुआ है, क्या क्या गड़बड़ हुआ है, और जो गलत हुआ होगा उसको देखो और बताओ। श्रेयन ने कुछ क्वेश्चन नंबर 12 पूछा था, मुझे देखना पड़ेगा श्रेयन वापस से क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा है, ध्यान में नहीं है मेरे, ठीक है। और जो तुम्हारी खुद की जो शीट तुम्हें दी गई है उस शीट में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आज सॉल्व एग्जाम्पल अटेम्प्ट करके रखोगे एंड उसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड शीट तुम्हें कल में बना के मिल जाएगी क्योंकि टॉपिक खत्म हो चुका है। अब तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें बना सकते हो। 1 मिनट, चलो आंसर्स मैं बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ। उसमें जब भी तुम्हें नीड होगी किसी क्वेश्चन में कि ये वाला आंसर मेरा मैच नहीं किया, उससे मुझे मैसेज करना। फिर इसका आएगा 3rd आंसर और उसके बाद 1 मिनट, ठीक है, 4 है, इसका 2, इसका 3। बहुत सारी चीज़ें तुम्हें फैक्चुअल लगेंगी, ऐसा लगेगा कि नोट्स कॉपी से ही उठा कर हमको दे दिया है। तो बेसिकली ये चैप्टर ही वैसा है, ठीक है। D7 1 मिनट, अच्छा ये हो गया था। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड आंसर। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के भी मैं शेयर कर देती हूँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के, उसमें अगर कोई दिक्कत आए तो बताना, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 मिनट, इसका अरे यार 2 मिनट रुकना पड़ेगा, ये डिस्चार्ज हो गई एक्चुअल में। क्या है, पढ़ लेते हैं तब क्वेश्चन। फॉलोइंग द म्यूलिकन स्केल व्हाट पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। म्यूलिकन स्केल में एक आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी, ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसीलिए 1 वाले का आंसर आएगा आपके पास, अरे ये हो गया है, क्या है, 3rd, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। क्या होता है, कार्बन से इंक्रीज करना शुरू होती हैं और कहाँ तक इंक्रीज करते हुए जाती हैं, फ्लोरीन तक। तो ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 3 में आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू दी है, आपको देखना है कि कौन सा ऑर्डर उसका सही होगा। तो पहला ऑर्डर सही कैसे हो सकता है, कार्बन का होता है 2.5, नाइट्रोजन का 3 और नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस उससे छोटा होना चाहिए क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता। अच्छा, बढ़िया है। अब अगेन यहाँ पे भी वही सेम गलती है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ने फॉस्फोरस को ज़्यादा दिखाया है, इसीलिए मैंने उसको काट दिया। यहाँ इसीलिए गलत है क्योंकि नाइट्रोजन को छोटा दिखाया, तो बचा एक ही ऑप्शन, वो रहेगा 3rd। हाँ, अब इसमें तुमको क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डाउट आ सकता है। तो ये जब अभी तुम 2 या 3 दिन बाद अपना जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो तब तुम्हें पता चलेगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। राइट नाउ अगर मुझे तो आता है तो मैं बता देती हूँ। ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ये वाला जो कार्बन है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन 1 2 3 ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये वाला कार्बन आप लोगों का sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि
sp हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे मिनिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर ऐसा चलता है, मिनिमम किसके लिए होती है, sp3 के लिए। जितना जितना p या d या f बढ़ता जाएगा s के रिस्पेक्ट में, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती जाएगी। तो इसीलिए सबसे कम किसकी होगी, फिफ्थ वाले की, फिफ्थ वाले यानी कि ऑप्शन नंबर 1 की, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद करेक्ट सेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, लिथियम की आई थिंक 0.9 होती है, नहीं 0.9 नहीं, शायद 1.2 या कुछ ऐसी होती है, बट कम होती है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है, और डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा बोल रहा है, तो बड़े से छोटे में एक ही ऑप्शन फिट बैठता है, वो है आपका थर्ड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कार्बन को ज़्यादा दिखा दिया है, ठीक है। ये देखो, ये एकदम परफेक्ट है ये वाला, ठीक है। ये वाला जो ऑर्डर है ये एकदम ही तुम्हारा कैसा है, परफेक्ट ऑर्डर है। बट एक मिनट, हाँ इसमें लेकिन इंक्रीजिंग बोला है ना, ये तो डिक्रीजिंग है, सॉरी, तो ये नहीं हो सकता। अब बचता है सल्फर, बिस्मथ, क्लोरीन, ओके। तो सल्फर कहाँ आता है, फॉस्फोरस कहाँ आता है, फॉस्फोरस आता है, उसके बाद सल्फर आता है, फिर क्लोरीन आता है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होनी चाहिए, फिर सल्फर की होनी चाहिए, और सबसे लीस्ट फॉस्फोरस की होनी चाहिए। तो देखो ये वाला जो ऑर्डर है ये तीनों में ही फॉलो हो रहा है, सिर्फ गाड़ी अटक रही है किसकी वजह से, बिस्मथ की वजह से। अब बिस्मथ पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है ये तुमको पहले याद होना चाहिए, ठीक है। अभी बिस्मथ बाबा जी हमारे पीरियोडिक टेबल में किधर है वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। बिस्मथ आता है ग्रुप नंबर 15 में, ठीक है। ग्रुप नंबर 15 मतलब यहाँ कहीं नीचे, तो जितना नीचे जाओगे पीरियोडिक टेबल में उतनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, लीस्ट उसी की होगी, ठीक है। 7th में ये वाला आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, याद रखना। तो डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, ये रहा 4th ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें आते हैं द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 7, उसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p कितना, 7 नहीं 9, सॉरी 2p5, यानी कि ns2 np5, ये उसका आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन है। तो कहाँ गया ns2 np5, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो चलो मैंने डिस्कस ही कर लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, उसमें जो भी तुम्हारा डाउट हो या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना। अभी मैं अगेन एक क्वेश्चन का सेट शेयर करती हूँ, अलग से तुम्हें ग्रुप में डाल देती हूँ, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, उसको तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ में एक मैं और क्वेश्चन का सेट डालूंगी, वो क्वेश्चन का सेट आपके प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन का सेट है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखना और फिर जज करना कि तुम्हारा कितना सही हो रहा है कितना गलत। हाँ, उसमें फजान्स रूल से रिलेटेड क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते क्योंकि वाला जो टॉपिक है वो तो अभी सीखने के हो, ठीक है। देखो जितना बना सकते उतना बनाओ, ठीक है। तो अभी हम ओवर करते हैं।